फोरेंसिक साइंस एक केस, क्रिमिनल केस सॉल्व करने में कितना एक्यूरेट और कितना इफेक्टिव होता है? कोई भी क्राइम बिना फॉरेंसिक्स के सॉल्व हो ही नहीं सकता। एक ब्लड का सैंपल हमारे पास में आया था और हमसे पूछा गया है कि ये ब्लड है या नहीं है। मानिए एक मर्डर होता है, उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन क्या प्रोसेस रहता है फॉरेंसिक टीम का? तो 7S रूल फॉलो होता है जब भी किसी क्राइम सीन पर जाते हैं। हम उन एविडेंसेस पर काम करते हैं। ऑब्वियसली अगर मर्डर है तो सामने वाला जो विक्टिम है वो स्ट्रगल करेगा, तो नेल्स में हमें टिश्यूज मिल सकते हैं। दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। इवन आइडेंटिकल ट्विंस के भी फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं होते हैं। जनरली जो क्रिमिनल्स होते हैं वो या तो वो स्मोकिंग करते हैं या फिर वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। किसी भी डेड बॉडी का अगर हम टाइम ऑफ डेथ वो कैसे डिटरमिन होता है? 3 तरीके के कंसेप्ट होते हैं, राइगर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस एंड एल्गर मोर्टिस। ये 3 कंसेप्ट से हमें टाइम ऑफ डेथ पता चल जाता है। अच्छा, सफोकेशन से जान गई है किसी की और वो स्केलेटन फॉर्म में उसको दफना दिया, पता चल जाएगा क्या एज है स्केलेटन की, मेल स्केलेटन है, फीमेल स्केलेटन है, कैसा स्केलेटन है, हम वो पता लगा सकते हैं। आरुषि तलवार केस के बारे में, उसमें फॉरेंसिक टीम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुई थी, लेकिन कोई कंक्लूजन एज सच उस केस में पहुंच नहीं पाया। जब ये केस हुआ तो पुलिस सबसे पहले आई थी। तो जो पुलिस होती है उनका मेजर काम होता है कि आप वहाँ पे एंट्री बंद कर दो, किसी को आने मत दो। बट हुआ क्या? एक हाई प्रोफाइल केस हुआ था बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का। सुसाइड है, मर्डर है। ये केस डेफिनेटली काफ़ी जो है इसको मोल्ड किया गया है। कब तक एक डेड बॉडी उस कंडीशन में रहती है कि पोस्टमार्टम से इनपुट निकल सके? बॉडी कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी ठीक डिकम्पोज भी हो रही है, अगर उस कंडीशन में भी आपको प्रॉपर लीड्स मिल जाएंगे। एक सुसाइड और एक मर्डर में कैसे डिफरेंस पता चलता है? क्या होता है, हम एंगल देखते हैं, एंगल डिफरेंट होगा जो वुंड हुआ है पर्सन को। अच्छा प्रियांशी, ऐसा अगर केस हो कि ज़बरदस्ती किसी को ड्राउन करके मारा है, तो उस केस में नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज जागरण मंथन में हमारे साथ एक बहुत ही हटके, बहुत ही जुदा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे फॉरेंसिक साइंसेस के बारे में। और हमारे साथ एक फॉरेंसिक साइंस की जब बात होती है, एक बहुत ही जाना माना नाम इस वक्त कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में है, प्रियांशी जैन, वो हमारे साथ हैं। प्रियांशी, अ वेरी वार्म वेलकम टू जागरण मंथन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। प्रियांशी, थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग आपसे शुरू करूँगी कि आप अपने बारे में बताइए फॉरेंसिक साइंस, क्योंकि यू आर वेरी यंग। मेरी आपसे बात हुई थी शो से पहले, तो सिर्फ 25 साल की उम्र है आपकी, तो फॉरेंसिक साइंस क्यों आपने चूज़ किया? फॉरेंसिक साइंस क्यों इतना अट्रैक्टिव लगा आपको? थोड़ा सा आप बैकग्राउंड से शुरू करेंगे। सो बेसिकली पहले सब्जेक्ट समझते हैं कि फॉरेंसिक साइंस होता क्या है। तो फॉरेंसिक साइंस इज़ द साइंस विच वर्क्स फॉर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें हम डिफरेंट साइंसेस को यूज़ करके हम क्रिमिनल जस्टिस के लिए काम करते हैं। तो जब व्हेन आई वाज इन माय स्कूल टाइम, तो मुझे तब से ही था, आई हैड अ इंटरेस्ट इन क्राइम और इन सब चीज़ें बहुत इंटरेस्ट आता था। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट करा, तो मुझे पता चला कि फॉरेंसिक साइंस नाम की एक फ़ील्ड होती है और हम इसमें पूरी स्टडीज़ कर सकते हैं और ये आगे जाके हम क्राइम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने वो फील्ड चूज़ करी और मैंने उसके बारे में पढ़ाई करी। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। अच्छा, फॉरेंसिक साइंस एक डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसमें आप पढ़ाई करके आगे अपना एकेडमिकली आप अपने आप को साउंड कर सकते हैं। एग्जैक्टली और इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। राइट। पीपल आर इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग क्राइम्स एंड ऑल, दे वॉच डिफरेंट वेब सीरीज़ और टीवी सीरियल्स देख के उन्हें बहुत इंटरेस्ट आता है, बट जनरली उन्हें ये नहीं पता होता है कि आप इसमें अपनी पढ़ाई कर सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली बिकम अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट। तो मैंने फिर इसी फील्ड में और लोगों को बेसिकली बताना स्टार्ट किया कि हाउ यू कैन एंटर इन दिस फील्ड, आप कैसे पढ़ सकते हो। आई स्टार्टेड बिल्डिंग इंटरेस्ट इन जनरल पीपल, और जो और स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बताया कि क्या है, कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली आई गाइड स्टूडेंट एंड आई ऑल्सो वर्क एज अ फॉरेंसिक एसोसिएट इन विच वी जनरली सॉल्व क्राइम्स। अच्छा, आपने बोला कि सबसे पहले सब्जेक्ट को समझेंगे। आपने फॉरेंसिक साइंस को और फॉरेंसिक साइकोलॉजी को बोला कि ये साइंस है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का एक सार है। ये एक हम कह सकते हैं कि एक अच्छी चीज़ें, या मतलब जो भी एक निचोड़ होता है हर सब्जेक्ट से, उसको निकाल करके फिर ये फॉरेंसिक साइंस में आप अप्लाई करते हैं। फॉरेंसिक साइंस
एक केस, क्रिमिनल केस सॉल्व करने में कितना एक्यूरेट और कितना इफेक्टिव होता है? टॉकिंग अबाउट एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो फॉरेंसिक साइंस बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कोई भी क्राइम बिना फॉरेंसिक्स के सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एविडेंसेस आए हैं, पुलिस ने जो भी क्राइम सीन से एविडेंसेस कलेक्ट करे हैं वो लैब में भेजे गए हैं। हम उन एविडेंसेस पर काम करते हैं, जो भी पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और हम प्रेजेंट करते हैं। वो रिपोर्ट जाती है कोर्ट में, वो एक एविडेंस का काम कर रही है, दैट इज़ एक्सपर्ट एविडेंस। तो वो एविडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। रिपोर्ट में जो लिख के आ गया, फॉर एग्जांपल एक ब्लड का सैंपल हमारे पास में आया था और हमसे पूछा गया है कि ये ब्लड है या नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है कि जस्ट वो प्रेजेंट करने के लिए नकली ब्लड रख दिया हो या कोई एनिमल का ब्लड रख दिया हो। तो हमसे पूछा गया है कि ये ह्यूमन का ब्लड है या नहीं, तो हम उसमें बताएंगे कि हाँ ये जो है ये दैट इज़ अ ह्यूमन ब्लड, और हमें पता चल गया है। तो अब वो रिपोर्ट कोर्ट में गई तो उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया कि वो एक एक्सपर्ट एविडेंस है। तो फॉरेंसिक साइंस के बिना आप किसी भी क्राइम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए मैं बात करना शुरू करती हूँ एक मर्डर सीन से। ठीक है, कई हाई प्रोफाइल मर्डर्स भी हुए हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, डिस्पाइट कि उसमें एविडेंस प्रॉपर दिया गया है, कोर्ट केस बहुत लंबा चला गया है। लेकिन मैं शुरुआत से ही बात करती हूँ। मानिए एक मर्डर होता है, उसके बाद फॉरेंसिक टीम जब एक्शन में आती है, क्राइम स्पॉट पे पहुँचती है, क्राइम सीन पे पहुँचती है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन, क्या प्रोसेस रहता है फॉरेंसिक टीम का? तो सबसे पहली चीज़, क्राइम कमिट हुआ, ठीक है, अब वहाँ पर कोई लोकल इंसान होगा जो इन्फॉर्म करेगा पुलिस को। तो पुलिस पहुँचती है सबसे पहले, वो जाएंगे वहाँ पर देखेंगे और उसके बाद में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। वो एक सेपरेट एंटिटी है जिसको कनेक्ट किया जाता है। एग्जैक्टली, और हर क्राइम में नहीं बुलाया जाता है। जैसे अभी जो नए प्रावधान हुए हैं उनमें ये बोला गया है कि ऐसे कोई भी क्राइम जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, उन हर क्राइम सीन पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट का विजिट करना इम्पॉर्टेंट है। तो उन क्राइम्स में जाते हैं। इसके पहले जब ये नहीं आया था रूल, उसके पहले जनरली क्राइम सीन्स विजिट होते ही नहीं थे। बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस हैं, रेयर केसेस हैं, वही टीम विजिट करती थी, और जो बाकी के छोटे मोटे केसेस हैं उन पर पुलिस ही जाती थी। पुलिस ही जो है एविडेंसेस को कलेक्ट करती थी और लैब में भेज देती थी, फिर जाके एक्सपर्ट वहाँ पे काम करते थे। बट अब थोड़ा सा चेंज आ गया है। तो फॉरेंसिक टीम जाती है, सबसे पहला काम होता है फर्स्ट स्टेप, सिक्योरिंग द क्राइम सीन इज़ द फर्स्ट स्टेप। आप क्राइम सीन को सिक्योर करोगे। तो हम जो देखते हैं कि येलो कलर के टेप्स लगा के सिक्योर करा जाता है, क्राइम सीन लिखा जाता है, उनका हम यूज़ कर सकते हैं, या बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। इसके भी पहले अगर विक्टिम प्रेजेंट है क्राइम सीन पे, तो हमें चेक करना होता है कि विक्टिम अगर अलाइव है तो आप तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाओगे, दैट इज़ द फर्स्ट मेजर स्टेप। और अगर ऑलरेडी विक्टिम इज़ डेड तो फर्स्ट आप क्या करोगे, क्राइम सीन को सिक्योर करोगे। इसके बाद में टीम जाती है, फोटोग्राफी करती है, सारी चीज़ें विदाउट इवन टचिंग अ सिंगल थिंग, यू नीड टू डू फोटोग्राफी, सब कुछ आपको रिकॉर्ड करना होता है। फिर हम सर्च करते हैं एविडेंसेस को। एविडेंसेस सर्च करने की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस टेक्निक का यूज़ करके एविडेंसेस को कलेक्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मतलब पुलिस की तरफ से, हाँ, है ना, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अच्छा, वो जो आपको गाइड करते हैं फॉरेंसिक टीम को, उसी टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है या फॉरेंसिक टीम अपना भी सजेस्ट कर सकती है? नहीं, फॉरेंसिक टीम अगर आ गई है तो वो सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी फॉरेंसिक टीम अपने हिसाब से काम करती है। पैरेलली वो काम करना, इन्वेस्टिगेशन करना या एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर देती है। एग्जैक्टली। तो कोई भी हमने एक टेक्निक उठाई, फॉर एग्जांपल हमने ग्रिड मेथड उठाई और हमने उससे एविडेंसेस कलेक्ट करना स्टार्ट करे। डिफरेंट एविडेंसेस हमें मिलते हैं एक क्राइम सीन पे, तो वो हमने कलेक्ट करे, पैकेजिंग करी हमने, उसकी प्रॉपर सीलिंग होती है एविडेंसेस की, और जिसने भी कलेक्ट करा है वो पूरा एक उस पर लिखा जाता है एविडेंस के ऊपर कि नेम ऑफ द एविडेंस, कितने बजे कलेक्ट हुआ, किस डेट पे हुआ, किसने कलेक्ट करा, फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके सिग्नेचर एंड विद द सिग्नेचर ऑफ 2 विटनेस, कि 2 विटनेस के सामने ये कलेक्ट हुआ है, उनके भी सिग्नेचर होते हैं, सील होता है, और फिर उन एविडेंसेस को जो पुलिस में से ही एक पर्सन होगा जो उसे फॉरेंसिक लैब्स में भेजेगा।
तो जो फॉरेंसिक टीम यहाँ पे आई थी, हो सकता है कि वही टीम लैब में भी काम कर रही हो या फिर उनके अलावा भी कोई टीम है जो लैब में काम कर रही है, फिर उन एविडेंसेस पर जाके वहाँ पे काम होता है। सो दिस इज़ द मेजर प्रोसीजर। और इसे, ये जो मैंने इतनी प्रोसीजर समझाई है, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं 7S रूल। तो 7S रूल फॉलो होता है जब भी किसी क्राइम सीन पर जाते हैं। 7S मतलब 7 साइंस? नो, 7S मीन्स वो सारे 7 स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स होते हैं, स्टार्टिंग 7S। फ्रॉम सिक्योरिंग टू सीलिंग ऑफ द क्राइम सीन, 7 स्टेप्स होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। ठीक है, जैसे क्राइम सीन पे आप पहुंचे, मैं अगेन बोल रही हूँ कि चलिए मर्डर है, तो इसमें क्या अप्रोच रहती है? आप क्या हेयर सैंपल्स, क्योंकि हम लोगों को जो पता चलता है या टीवी में दिखाया जाता है या हम न्यूज़ में जो कवर करते हैं कि अच्छा ये सैंपल्स मिले, हेयर सैंपल मिला या नाखूनों के सैंपल, इस तरीके से, तो किस तरीके से वो प्रोसेस होता है? ओके, सो हम एक क्राइम सीन अज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें एक डेड बॉडी मिली है, ठीक है, बाजू में चाकू पड़ा हुआ है, बहुत हम सारा। दूर नहीं जाते हैं क्योंकि एक बहुत हाई प्रोफाइल आरुषि हत्याकांड, तलवार का बहुत हाई प्रोफाइल केस था, डबल मर्डर केस था। हम उसी को एक बेसिस बना करके अगर बात करें तो क्या अप्रोच रहती है? ओके, तो आरुषि तलवार का जो केस था, तो बेसिकली उसके बेडरूम में बॉडी मिली थी और वो भी उसकी मेड ने देखी थी और फिर पता चला था सबको, ब्लड पड़ा हुआ है, बॉडी पड़ी हुई है। तो अगर एज अ फॉरेंसिक टीम वहाँ पे एंटर करते हैं तो सबसे पहला काम यही होता है कि आप जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट करो, ब्लड कलेक्ट करो सबसे पहले तो। अब उस बॉडी को देख के आपको क्या पता चल रहा है कि हो सकता है उस बॉडी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, प्रोबेबली ये हैं चांसेस, तो वो भी आपको चेक करना होता है कि कहीं आपको सीमेन के सैंपल्स मिल रहे हैं क्या, बॉडी पे क्या इंजरीज़ हैं, ये चेक करना होता है। तो ये जो चीज़ें हैं कि बॉडी पर क्या इंजरीज़ हैं, तो वो तो बॉडी चली गई पोस्टमार्टम के लिए, वो काम करेगा अब डॉक्टर। बॉडी पे क्या इंजरीज़ थी, हमें क्या सैंपल्स मिल रहे हैं बॉडी से, सीमेन सैंपल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर स्ट्रगल हुआ है, ऑब्वियसली अगर मर्डर है तो सामने वाला जो विक्टिम है वो स्ट्रगल करेगा, तो नेल्स में हमें टिश्यूज़ मिल सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उन टिश्यूज़ की हेल्प से हम डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। हेयर सैंपल अगर मिला है तो हेयर सैंपल से भी डीएनए प्रोफाइलिंग हो सकती है, तो हमें पता चल सकता है कि जो सस्पेक्ट है वो कौन है। तो उस केस में भी ऐसे सारे एविडेंसेस कलेक्ट हो सकते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, फिंगरप्रिंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है क्योंकि फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो यूनिक एविडेंसेस हैं। दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स कभी भी सेम नहीं हो सकते, इवन आइडेंटिकल ट्विन्स के भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते हैं। ना फिंगरप्रिंट कलेक्ट करना बहुत ट्रिकी होता है क्योंकि आप एक रूम में हो, उस रूम में बहुत सारे लोग आए हैं, आप ऐसे हर फिंगरप्रिंट को कलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो जो आपको बहुत प्रोबेबल चीज़ लग रही है, जैसे कि कोई वेपन है, आप उससे कलेक्ट करोगे। हो सकता है कि आपको एक किसी क्राइम सीन पे सिगरेट बंड मिला है, जब भी कोई क्राइम कमिट करता है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको हिम्मत चाहिए होती है। तो जनरली जो क्रिमिनल्स होते हैं वो या तो वो स्मोकिंग करते हैं या फिर वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। तो अगर सिगरेट बंड मिला है तो हमें उससे सलाइवा का सैंपल मिल सकता है। अगेन, सलाइवा के सैंपल से भी आप डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हो। तो ये एक टीम का जो मेन हेड होता है फॉरेंसिक टीम का, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि हमें क्या कलेक्ट करना है और क्या कलेक्ट नहीं करना है। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, जैसे किसी भी डेड बॉडी का अगर हम टाइम ऑफ डेथ, वो कैसे डिटरमिन होता है? मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे मानिए कि एक आपको डेड बॉडी मिली है, एक आपको स्केलेटन मिला है कहीं पर, तो वो स्केलेटन कितना पुराना है, उसकी डेथ कैसे हुई, क्योंकि ये तो बात हम लोग भी न्यूज़ में, क्योंकि हम बीइंग अ जर्नलिस्ट कि अच्छा कितने क्रैक्स आए, क्या आए, लेकिन कई बार चाकू मारा है, स्टैबिंग से हुई है, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इस जो एक डेड बॉडी मिली है, एक स्केलेटन मिला है, डेथ, रीज़न ऑफ डेथ कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, या यूं ही बेहोश होकर के या नेचुरल डेथ से वो स्केलेटन डिकम्पोज होकर के इस हालत में है? अगर किसी की नेचुरल डेथ हुई है तो ऑब्वियसली फिर स्केलेटन मिलना मुश्किल है, हमें डेड बॉडी ही मिलेगी। नहीं, But कई दिन still, हो गए, कई महीने हाँ, हो गए, चलिए साल से वहाँ पे एक डिकम्पोज एक बॉडी थी जो कि स्केलेटन में कन्वर्ट हो गई, एक स्केलेटन पड़ा हुआ है और एक डेड बॉडी है जो ऑब्वियसली। ओके, तो डेड बॉडी है तो उसमें काफ़ी इजी है। 3 तरीके के कंसेप्ट्स होते हैं, राइगर मोर्टिस,
लिवर मोर्टिस एंड एल्गर मोर्टिस। ये 3 कंसेप्ट से हमें टाइम ऑफ डेथ पता चल जाता है कि राइगर मोर्टिस इज बेसिकली स्टिफनिंग ऑफ बॉडी स्टिफ हो जाती है कुछ घंटों के बाद में। फिर लिवर नेचुरल डेथ में आप बोल रहे हैं? नहीं, किसी भी तरीके की डेथ हुई है अगर, तो वो बॉडी टाइम ऑफ डेथ पता करने के लिए हम ये कर सकते हैं। सेकेंडली आपका होता है लिवर मोर्टिस, यानी कि जो ब्लड होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ब्लड नीचे की तरफ जाने लगता है और बॉडी पेल हो जाती है ऊपर से। थर्ड इज़ योर एल्गर मोर्टिस, बॉडी का ठंडा होना। हम जनरली देखते हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो बॉडी ठंडी होने लगती है। तो ये 3 कंसेप्ट से हम टाइम ऑफ डेथ निकाल सकते हैं। अब डिकम्पोज्ड बॉडी है, सड़ी गली बॉडी मिली है हमारे लिए, तो हम उससे कैसे पता लगाएं कि कितने घंटे पहले या कितने दिन पहले इसकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पे फॉरेंसिक की एक ब्रांच है, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। वो बहुत मेजर पार्ट है इसका, क्योंकि एंटोमोलॉजी बेसिकली मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो क्या होता है, हर इंसेक्ट की अपनी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। तो हमें जब डेड बॉडी मिली वो भी डिकम्पोज्ड, तो हम उसमें से इंसेक्ट्स के सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। हो सकता है एग्स मिले, हो सकता है हमें एडल्ट मिले, हो सकता है हमें लार्वा स्टेज मिले। तो हमने उसको कलेक्ट करा और फिर हमने देखा कि ये इंसेक्ट जो है वो बेसिकली किस स्टेज पर मिला है, क्योंकि हमें लाइफ साइकिल पता है कि इतने दिन में ये एग देगा, इतने दिन में ये लार्वा बनेगा, इतने दिन में ये प्यूपा बनेगा और इतने दिन में ये एडल्ट बनेगा। और इनका भी ये होता है कि इंसेक्ट के भी टाइप्स होते हैं कि बीटल्स पहले मिलेंगे, फिर बाद में हमें और दूसरे टाइप के इंसेक्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल जब बहुत ही पुरानी बॉडी होगी तो हमें मैगेट्स मिलेंगे जो पूरी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। तो इन इंसेक्ट की स्टडीज़ के बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये बॉडी कितनी पुरानी है। अब अगर स्केलेटन की बात करें तो जनरली स्केलेटन अगर हमें मिला है तो सेम प्रोसीजर हम इसमें भी कर सकते हैं कि स्केलेटन के आसपास हमें क्या मिल रहा है। अब इसमें एक बहुत मेजर रोल है सॉइल का। अगर हम सॉइल सैंपल की बात करें, अगर किसी को मार के बॉडी जो है ज़मीन में गड़ा दी गई है, हमें स्केलेटन मिल रहा है कई दिनों के बाद में, तो हम उस सॉइल सैंपल से ये पता लगा सकते हैं कि ये सॉइल कितनी पुरानी है, क्योंकि कोई ज़मीन खोदेगा पहले, है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि इस एरिया की सॉइल और एक जनरल जगह पे हमने जाके सॉइल वहाँ से निकाली, तो हमने दोनों में डिफरेंस चेक करा। और दूसरी चीज़, हम स्केलेटन की एज, अगेन फॉरेंसिक की एक ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी, तो हम उससे स्केलेटन कितना पुराना है, क्या एज है स्केलेटन की, मेल स्केलेटन है, फीमेल स्केलेटन है, कैसा स्केलेटन है, हम वो पता लगा सकते हैं। इवन अगर कोई इस तरीके की इंजरी कॉज की गई है कि जो स्केलेटन पे जाके लगी है, मान लो किसी को गोली मारी गई थी, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जो जहाँ पे भी गोली मारी गई है हमें स्केलेटन पे कहीं ना कहीं वो दिख जाएगा, तो हमें वो चीज़ पता चल जाएगी। स्टैबिंग की गई है तो अगेन हमें स्टैबिंग भी पता चल जाएगी, स्टैबिंग पता चल सकती है। हाँ, अगर इतना डीप वुंड हुआ है तो। अगर नहीं डीप हुआ है तो हम नहीं बता सकते। नहीं, एग्जैक्टली किसी की हड्डी टूटी है तो वो समझ में आ जाएगा कि किस रीजन से टूटी, क्योंकि वो डायरेक्ट स्केलेटन पे ही होगा। जैसा कि बात हो रही थी प्रियांशी, आपने बोला कि स्केलेटन पे जिस तरह के चोट के निशान होंगे, कितनी गहरी चोट है या हड्डी टूटी है, या क्योंकि वो सब तो चीज़ें डिस्कवर हो जाती हैं, लेकिन अगर मौत बहुत ज़्यादा डीप कट से, मानिए नाइफ से, अच्छा सफोकेशन से जान गई है किसी की और वो स्केलेटन फॉर्म में उसको दफना दिया, पता चल जाएगा सफोकेशन से गई? नहीं, वो नहीं चल पाएगा पता। स्केलेटन रिमेन्स में थोड़े से बाउंडेशंस आ जाते हैं, क्योंकि जो हमें स्केलेटन पे दिख रहा है इंजरीज, उसके बेसिस पर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो ऑर्गन ही नहीं बचा, डिकम्पोज हो गया, तो उस केस में तो बहुत ज़्यादा, उस केस में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पता करना कि कैसे डेथ हुई होगी। अच्छा, जैसे प्रियांशी, ये जो हम बात कर रहे थे आरुषि तलवार केस के बारे में, उसमें फॉरेंसिक टीम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुई थी, बहुत सारे एविडेंसेस को लेकर के बात हुई थी, लेकिन कोई कंक्लूजन एज सच उस केस में पहुंच नहीं पाया, मतलब बहुत ही ओपन एंडेड केस रहा वो, क्या वजह थी? मेजर रीज़न इसका ये था कि जब ये केस हुआ तो पुलिस सबसे पहले आई थी। तो जो पुलिस होती है उनका मेजर काम होता है कि आप वहाँ पे एंट्री बंद कर दो, किसी को आने मत दो। बट हुआ क्या, सारे लोग घुस गए वहाँ पे, और वहाँ पे अंदर जाने से सारे एविडेंसेस कंटामिनेट हो गए उसी टाइम पर। अब इसके बाद में भी जो कलेक्शन हुआ, प्रिजर्वेशन हुआ एविडेंसेस का, वो भी प्रॉपरली नहीं हुआ, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। कई दिनों के बाद जो है केस सीबीआई को हैंडल कराया गया था, फिर से री इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। तो क्या होता है, जब हम जितना टाइम लगा देते हैं, तो एक फॉरेंसिक का लॉ है, लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज,
प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज है, तो उसमें क्या होता है, आप जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना एविडेंस में चेंजेस आते जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय होता जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वही हुआ, एविडेंसेस प्रॉपरली कलेक्ट ना होने की वजह से इस केस में प्रॉपर तरीके से कुछ भी लीडिंग नहीं मिली। तो वो केस इधर उधर इवॉल्व होता रहा, पूरा राउंड एंड राउंड चलता रहा, कभी किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। एट द एंड उसका कंक्लूजन आज भी कोई नहीं जानता कि हुआ क्या एग्जैक्टली, कौन क्रिमिनल है ये किसी को पता ही नहीं चल रहा है। तो मेजर गलती जो लोग करते हैं, कहीं ना कहीं जो पुलिस की टीम होती है वो बहुत बड़ी गलती करती है एविडेंस कलेक्शन के टाइम पर। अगर आप सिक्योर करके प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, आपको रिजल्ट मिलेगा, और अगर आपने वही गलती कर दी, आपको कोई रिजल्ट प्रॉपरली नहीं मिलेगा। अच्छा, पोस्टमार्टम की बात हो रही थी, जब एक बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है, तो ये जो पोस्टमार्टम की जो पूरा प्रोसेस होता है, आई एम श्योर क्योंकि ये जो हमारा शो है बहुत ले मैन की हर किसी को समझ में आए, तो हमारी अप्रोच भी मंथन की यही रहती है। तो ये पोस्टमार्टम क्या क्वालिफिकेशन या क्या स्किल सेट होता है कि ये लोग पोस्टमार्टम परफॉर्म करते हैं? और एक ऐसी मान्यता है या एक ऐसा मिथ है या एक ऐसी बिलीफ है कि जब आप पोस्टमार्टम जो लोग परफॉर्म करते हैं वो लोग भी कई बार इनएब्रिएटेड स्टेट में होते हैं, ये बात कितनी सच है, कितनी गलत है? मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ये इतनी सही बात होगी, क्योंकि क्या होता है, जो पोस्टमार्टम करता है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर करता है, क्वालिफाइड डॉक्टर करता है, एंड दैट टू कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर होता है। तो जब भी कोई बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाती है, वहाँ की मॉर्चरी में जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वो और उसके साथ में डॉक्टर के साथ में एक हेल्पर होता है, वो मिलके पोस्टमार्टम करते हैं। ये जनरल प्रोसीजर होता है। अब ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मिथ्स भी बोल सकते हैं, या लोगों को नहीं पता रहता। एक नैरेटिव टाइम एंड अगेन ये चीज़ का आता है कि कई बार वो डॉक्टर्स परफॉर्म नहीं करते हैं, कई बार वो डॉक्टर्स हैं उनके हेल्पर्स परफॉर्म करते हैं पोस्टमार्टम। ये चीज़ ऐसी कई बार सुनने में आती, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेरे भी बहुत सारे ऐसे पहचान में डॉक्टर्स हैं जो पोस्टमार्टम करते हैं, वो भी क्लियरली यही बताते हैं कि नहीं, डॉक्टर ही करता है। और कई अगर कोई हाई प्रोफाइल केस होता है तो उसमें तो आपको प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करना होता है पोस्टमार्टम करते हुए, तो ऐसे नहीं हो सकता कि कोई और कर रहा है। तो दैट इज़ द थिंग। अच्छा, कब तक एक डेड बॉडी उस कंडीशन में रहती है कि पोस्टमार्टम से इनपुट निकल सके? कितना टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपको एक केस में एक लीड्स मिल सकते हैं उस डेड बॉडी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से? बॉडी कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी ठीक डिकम्पोज भी हो रही है, अगर उस कंडीशन में भी आपको प्रॉपर लीड्स मिल जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि एकदम तुरंत क्राइम हुआ है, तुरंत बॉडी जा रही है, तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा कि कैसे जो है उसकी डेथ हुई है, पर डिकम्पोज बॉडी से भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। टाइम ऑफ डेथ भी पता चल जाता है? हाँ, टाइम ऑफ डेथ भी। फॉरेंसिक टीम के लिए कितना आसान होता है टाइम ऑफ डेथ समझना, तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच करके? उनके लिए भी इजी है, मतलब वो एक इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं कि इस बॉडी को देख के मुझे ये लग रहा है कि ये 10 दिन पुरानी या 12 दिन पुरानी बॉडी होगी। अब एग्जैक्ट टाइम क्या होगा वो डॉक्टर बता देगा कि एग्जैक्ट इतने दिन पुरानी बॉडी है ये, तो एक अप्रोप्रिएट अप्रॉक्स टाइम जो है वो बता देते फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स देखकर बॉडी को। एक हाई प्रोफाइल केस हुआ था बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का। उस केस में भी इन्वेस्टिगेशन को लेकर के बहुत सारे सवाल थे कि सुसाइड है, मर्डर है, वो अभी तक कन्विंसिंग कंक्लूजन लोगों तक नहीं पहुंचा है। ये केस डेफिनेटली काफ़ी जो है इसको मोल्ड किया गया है। ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं मर्डर नहीं बताया गया है, सुसाइड बता के ही ख़त्म कर दिया गया था। आगे ज़्यादा कुछ उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। और एक जो प्रोसीजर होती है कि अगर कोई इस तरीके का सुसाइड अटेम्प्ट हुआ है तो आपको बॉडी को जो है कहाँ भेजना है, नियरेस्ट हॉस्पिटल भेजना होता है पोस्टमार्टम के लिए। बट नियरेस्ट हॉस्पिटल वो बॉडी नहीं भेजी गई, उसको कहीं और भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे टेस्ट किए जा सकते थे जो शायद नहीं किए गए, जैसे कि कोई हैंगिंग का केस है, तो हैंगिंग के केस में जनरली क्या होता है, जिस साइड सर है उस साइड सलाइवेशन होता है, तो शर्ट पे या जो भी क्लोथ वो पहने हुए है वहाँ पर सलाइवा मिलता है। तो आप उससे ये पता लगा सकते हो अगर सुसाइड किया होगा तो सलाइवेशन होगा। अगर पहले ही डेड हो चुका है पर्सन और फिर उसको हैंगिंग दिखाने के लिए हैंग कर दिया है तो सलाइवा नहीं मिलेगा।
ये आप किसी भी हैंगिंग के केस में टेस्ट लगा सकते हो। वी डोंट नो कि एक लगाया गया, नहीं बताया गया, वी डोंट नो, तो उसमें एक प्रॉपर कंक्लूजन्स निकल के आए ही नहीं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं प्रॉपरली। एक बहुत बड़ा केस हुआ था, श्रद्धा, बहुत इस केस के इर्द गिर्द की भी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी को लेकर के बातें चली थी। तो उससे पहले तो जिसने ये एग्जीक्यूट किया था ये पूरा क्राइम, वो क्रिमिनल अगेन नहीं था, लेकिन बहुत मेटिकुलसली, बहुत स्ट्रेटिजिकली ये पूरी क्राइम अटेम्प्ट की थी कि पार्ट्स में उसको चॉप करके फिर उसको धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स को ठिकाने लगाना। लास्ट में मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगी कि ये साइकोलॉजी क्या होती है कि इतना मेटिकुलसली क्राइम को अंजाम देना जिसने कभी क्राइम नहीं किया? कहीं ना कहीं ही वॉज अ साइकोपैथ, एन इंटेलिजेंट साइकोपैथ। ही वॉज एजुकेटेड, उसे सारी चीज़ें पता थी, नॉर्मली अपना लाइफ जी रहा था। जस्ट एक कुछ झगड़े के कारण उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा और उसके टुकड़े करे, और ही वॉज हैविंग सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर फॉर श्योर, क्योंकि जो प्लान उसने किया था ना वो नॉर्मल पर्सन नहीं करता है। क्योंकि क्या होता है कई बार मर्डर करने के बाद में ना बहुत सारे ऐसे हमने केसेस देखे हैं कि वो कन्फेस कर लेते हैं, उन्हें गिल्ट होता है कि मेरे से ऐसा हो गया, बट जब उसको गिल्ट नहीं था, उसका जब टेस्ट हुआ तो उसको कोई गिल्ट नहीं था। हाँ मैंने ऐसा किया, ही कन्फेस्ड एवरीथिंग वेरी नॉर्मली, और कोई गिल्ट नहीं था। तो गिल्ट ना होना एक बहुत बड़ा ट्रेट है साइकोपैथी का। एक फॉरेंसिक टीम को इंडिया के अंदर किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि आई एम श्योर अलग अलग टीम्स एक साथ काम करती हैं, पुलिस की टीम काम कर रही है, पैरेलली एक फॉरेंसिक टीम काम कर रही है। आपने बोला कि 7 साल से की सज़ा से के ऊपर या 7 साल की सज़ा प्लस जो भी केसेस होते हैं उसमें फॉरेंसिक टीम का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसे में एक पुलिस की टीम काम करे, एक फॉरेंसिक टीम काम करे, फिर एक क्रिमिनल आप अगर ऐसी चीज़ें बनती हैं जैसे कोई सीरियल किलर का है कोई चीज़, या जैसे कि अभी कोलकाता में जो रेप केस हुआ, तो एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व किया जाता है, उनकी टीम भी इन्वॉल्व की जाती है। ऐसे में तो क्या चैलेंजेस होते हैं एक फॉरेंसिक टीम के सामने कोऑर्डिनेशन को लेकर के या इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, एविडेंस इकट्ठा करने के लिए? एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि एविडेंसेस को लेकर जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे कि जिसने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे क्राइम हुआ है, तो उसने इन्फॉर्म किया। अब उसने इन्फॉर्म किसको किया ये बहुत मैटर करता है। अगर वहीं की अथॉरिटीज़ को किया, जैसे अगर हम अभी लेटेस्ट केस की बात करें, आरजीकर कॉलेज में जो केस हुआ है, तो वहाँ लोकल अथॉरिटीज़ को पहले ही पता चल गया था कि इस तरीके का केस हुआ है, लेकिन उन्होंने उसको बताया नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता गया वैसे वैसे करके लोगों को पता चला, और फिर उसको जो है एक बड़े उसमें लोगों को पता चल गया। तो उन अथॉरिटीज़ ने सबसे पहली चीज़ क्या करी, एविडेंसेस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। अब वो एक्सेप्ट करें या ना करें, पर ये चीज़ की गई है। आप एक चीज़ खुद सोचो, कहीं क्राइम कमिट हुआ है और उससे थोड़ी ही दूर पे आपके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। और आप अगर ये बोल रहे हो कि जो वहाँ पे काम कर रहे थे उन लोगों को नहीं पता था कि ऐसा कुछ क्राइम हुआ है, इतना बड़ा केस जो सबको पता है उन्हें नहीं पता गया, तो आप नहीं कर सकते। ये एविडेंस टैम्परिंग में आता है, विच इज़ अगेन अ क्राइम। आप एविडेंस टैम्पर नहीं कर सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि एविडेंस टैम्पर हो जाते हैं, स्टार्टिंग में ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। जो हमने देखा था मॉब अटैक हुआ था, 3000 से 4000 लोग आ गए थे, प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इसमें भी ये चीज़ क्वेश्चन मार्क आता है कि क्यों हुआ ये। कहीं ना कहीं कुछ एविडेंसेस रह गए होंगे जो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। तो एविडेंस डिस्ट्रॉइंग हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है। अगर क्राइम हुआ, आपने इमीडिएटली फॉरेंसिक टीम को बुलाया, वो इमीडिएट एक्शन लेके एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो प्रॉपर होगा। वहीं पुलिस क्या करती है जनरली, वो जाते हैं, एक तो थोड़ा सा चैलेंजिंग ये है कि पुलिस को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। 2 महीने की ट्रेनिंग मिलती है उन्हें, मैक्सिमम 2 मंथ्स की ट्रेनिंग मिलती है एविडेंसेस कलेक्शन प्रिजर्वेशन की, और उसमें भी प्रॉपरली नहीं सीख पाते हैं। एक एक्सपर्ट होता है और एक 2 महीने की ट्रेनिंग लेके आया हुआ पर्सन, तो वो प्रॉपरली कलेक्ट नहीं करते हैं। तो उस वजह से जो चीज़ कलेक्ट करनी चाहिए उसकी जगह आप कुछ और कलेक्ट कर लाए, तो वो यूज़लेस चीज़ है।
अगर फॉरेंसिक टीम जाएगी तो दे आर एक्सपर्ट्स, दे नो कि हमें क्या कलेक्ट करना है और क्या नहीं करना है। तो ये एक चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है। सेकेंडली, कहीं ना कहीं टीम्स कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पाती हैं प्रॉपरली, कि पुलिस जो है प्रॉपरली फॉरेंसिक टीम के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही हैं। या एक और चीज़ ये है कि जनरल पब्लिक, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टॉप जनरल पब्लिक। वो क्राइम सीन पे एंटर होना ही चाहते हैं, क्या हो रहा है अंदर, क्यों हो रहा है, मुझे देखना है, वीडियोस बनाने हैं। तो उससे क्या होता है प्रॉब्लम, क्राइम हुआ, सब भीड़ लगा के आ गए। अब उससे क्या हुआ कि हमें अगर वहाँ पे एक हेयर का सैंपल मिलना था, अब वहाँ हमें 100 हेयर के सैंपल्स मिल रहे हैं। अब हम क्या कलेक्ट करें? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में। अगर हम दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे नहीं होता ऐसा। वहाँ प्रॉपरली जो है क्राइम सीन को सिक्योर कर लेते हैं, तो वहाँ एविडेंस कलेक्शन इजी हो जाता है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, इससे मेरा अगला सवाल जो आता है कि एक सुसाइड और एक मर्डर के बीच में जो डिफरेंस होता है, जैसे आपने बोला कि हैंग करने वाले केस में कि सुसाइड किया है या मर्डर करके हैंग किया है, उसमें डिफरेंस रहेगा। ऐसे ही कैसे आप डिफरेंस समझ सकते हो एक सुसाइड में या एक मर्डर में? फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने खुद को चाकू मारा है या किसी को चाकू मारा गया है इसमें, या किसी ने खुद से अपनी जान लेने की कोशिश की है वो, या किसी को मर्डर किया गया अगेन, किसी को किसी तरीके से वो प्रोसेस किया गया हो। हालांकि मेरे इस शो करने का एक ही मकसद है कि हम फॉरेंसिक साइंस के बारे में लोगों को जागरूक करें, कि किस तरीके से एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपना काम करता है, और ख़ासकर जितने भी केसेस हुए हैं इसमें फॉरेंसिक टीम का जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस लेवल तक होता है। और हमेशा एक जो जोर रहा है कि हम कभी इस चीज़ को फेवर नहीं करते कि मर्डर, सुसाइड, ये सब चीज़ें, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं, आम पब्लिक की अवेयरनेस के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। इसका आपको सिर्फ नॉलेज ड्रिवन ये कंटेंट है, आपको किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ के प्रति आपको प्रेरित करने का हमारी बिल्कुल मंशा नहीं है। तो हम जो भी बात कर रहे हैं सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस के लिए, ताकि आप एक जागरूक एक सिटीज़न रहें अपनी कंट्री के, भारत के एक जागरूक आप सिटीज़न रहें, सिर्फ यही हमारी मंशा है। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि एक सुसाइड और एक मर्डर में कैसे डिफरेंस पता चलता है अलग अलग केसेस में? ओके, तो जैसे आपने बोला अगर किसी ने खुद से चाकू मारा है तो क्या होता है, हम एंगल देखते हैं, एंगल डिफरेंट होगा। अगर कोई खुद से चाकू मार रहा है तो वो या तो इधर से मारेगा या इधर से मारेगा, तो एक एंगल चेंज होगा वुंड का, जो वुंड हुआ है पर्सन को। दूसरी चीज़, कितने प्रेशर से, कितना डीप वुंड है वो भी चेक करा जाता है। अगर कोई दूसरा पर्सन मार रहा है तो एंगल उसका डिफरेंट होगा। तो एंगल ऑफ इंजरी देखा जाता है कि किस एंगल में इंजरी है, तो वो वेपन किस डायरेक्शन से आया है। एक तो ये तरीका हो सकता है। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक ड्राउनिंग के केस की बात करें कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो पानी में ही उसकी मौत हुई है, पानी में गिरने से, ठीक है, या दूसरा हो सकता है कि उसको पहले मार दिया गया था फिर पानी में फेंक दिया, सिर्फ ये दिखाने की सुसाइड है, वो तो कूद के मरा है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में हमें कैसे पता चले कि वो पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी या फिर पानी में डूब के हुई है? तो हम टेस्ट लगाते हैं डायटम्स का। पानी में डायटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है कि जब पोस्टमार्टम होता है तो उसके बाद में बॉडी में से कलेक्ट होके बोन आती है हमारे पास में, लॉन्ग बोन्स आती हैं। उस बोन में से हम बोन मैरो को एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या उसमें हमें डायटम मिल रहा है। अगर डायटम मिलता है दैट मीन्स कि ड्राउनिंग से ही उसकी डेथ हुई है, और अगर डायटम नहीं मिलता है तो ये वहाँ क्लियर हो जाता है कि डेथ बाय ड्राउनिंग नहीं है, उसकी पहले ही डेथ हो चुकी है। तो ये एक तरीका होता है पता लगाने का। तो मेजरली ये दो ही चीज़ें हैं, एंगल देखते हैं हम, वुंड देखते हैं, वुंड का साइज़, और ये ड्राउनिंग का केस। अच्छा प्रियांशी, ऐसा अगर केस हो कि ज़बरदस्ती किसी को ड्राउन करके मारा हो, तो उस केस में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि अब ज़बरदस्ती उसको किया है, क्योंकि अगर कोई पानी में जा रहा है, इवन अगर सुसाइड भी कर रहा है तब भी वो स्ट्रगल करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे ही काम करती है, हम अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है समझना कि भाई ज़बरदस्ती उसको ड्राउन किया गया है या फिर वो खुद ही गया, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। कुछ ऐसे केसेस होते होंगे आई एम श्योर
जिसमें एक मर्डर सीन को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की जाती है। टाइम एंड अगेन ऐसे भी केसेस आए हैं, आते रहते हैं। ब्लड स्टेन्स कितना सपोर्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन में? एक तो नेचुरल ब्लड स्टेन्स होते हैं, एक क्रिएटेड ब्लड स्टेन, उनमें कैसे डिफरेंस पता चलता है? ब्लड स्टेन्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। सेम पर्सन की मैं बात कर रही हूँ कि जैसे मारने के बाद ब्लड स्टेन डाल दिए गए हैं उसी पर्सन के, मतलब कि जब एक क्राइम सीन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। ब्लड स्पैटर पैटर्न एनालिसिस होता है, तो उसमें जो हमें ब्लड स्टेन्स मिले हैं तो हम उनका एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल गोली से मारा गया किसी को, तो इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कितनी दूर से मारा गया होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखते हैं ब्लड स्पैटर कि अगर डॉट जो है हमें ब्लड स्पैटर मिला है बड़ा है साइज़ में, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं पास था। और अगर हमें स्पैटर पैटर्न छोटा मिल रहा है यानी कि दूर था। अब आपने बोला कि हो सकता है कि ब्लड स्पैटर बनाया गया हो, तो इसके लिए हम कर सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन। सेम चीज़ को हम रिकंस्ट्रक्ट करके देखेंगे, वैसा का वैसा क्राइम हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर सेम पैटर्न बनता है दैट मीन्स कि वो ओरिजिनल ही ब्लड स्पैटर पैटर्न है। अगर वैसा नहीं बनता है तो हमें पता चल जाता है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा किया गया है, ईजिली पता चल जाता है। और हमें जो वुंड देखने मिल रहा है बॉडी पे, उससे भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा ये वुंड है, यानी यही स्पैटर पैटर्न हो सकता है। अगर वो नहीं है यानी कि ये फ्रेम्ड है। आपने एविडेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई कि एविडेंस कलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए और सही कंक्लूजन पर आने के लिए। और कई सारे ऐसे केसेस हैं जो नतीजे पे पहुँचे ही नहीं हैं, प्रियांशी अभी तक नहीं पहुँचे हैं क्योंकि उनमें एविडेंस कलेक्शन सही से हुआ नहीं। तो कितना बड़ा चैलेंज आप मानती हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, फॉरेंसिक साइंस के लिए, और किस तरह से प्रिपरेशन होनी चाहिए? अभी तो वैसे देखा जाए तो जो न्यू रूल आया है 7 साल से ज़्यादा की सज़ा वाला, वो काफ़ी अच्छा है। उससे क्या होगा कि अब टीम्स जाती हैं, वही कलेक्शन प्रिजर्वेशन करती हैं। तो ये चेंज बहुत ज़रूरी था क्योंकि जैसा आपने बोला कि जो केसेस हैं वो एविडेंस ना होने की वजह से सॉल्व नहीं हो पाए। तो अब अगर हर केस में टीम जा रही है तो एविडेंस भी मिलेंगे, प्रॉपर जो है सॉल्व भी होंगे। और इवन ये भी बोला गया है, हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि हम इवन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं, हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत कम एक्सपर्ट्स हैं, तो हम वो भी उनके भी नंबर को इंक्रीज़ करेंगे सो दैट जो पेंडिंग केसेस हैं वो सॉल्व हो सके जल्दी से जल्दी। तो आई थिंक अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फॉरेंसिक साइंस वाकई में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मतलब टाइम एंड अगेन जिक्र होता रहता है। कहीं ऑब्वियसली हाँ, ऐसी कोई जब खबर आती है, न्यूज़ आती है, तो उसमें फॉरेंसिक टीम के बारे में रहता है। हम टीवी और फिल्मों में बहुत ज़्यादा फॉरेंसिक टीम की इम्पोर्टेंस के बारे में समझते हैं क्योंकि आपने ये पढ़ाई की है और आप पढ़ा भी रही हैं फॉरेंसिक साइंसेस के बारे में। एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन क्या है फॉरेंसिक साइंस के बारे में जो स्टूडेंट्स के मन में रहता है और जनरली जिन्हें नहीं पता इस फील्ड के बारे में, तो लोग यही सोचते हैं कि जैसे पोस्टमार्टम है तो उन्हें लगता है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट जाके पोस्टमार्टम करता होगा, क्राइम सीन पर जाता होगा। और कुछ टीवी शोज़ भी हुए हैं जो देख के ऐसा लगता है कि ये बड़ा फैसिनेटिंग सा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पोस्टमार्टम जो कि मैंने पहले ही बताया डॉक्टर ही करता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कभी भी बॉडी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं। वो विजिट करते हैं क्राइम सीन को, बॉडी को देखते हैं, बट पोस्टमार्टम कभी नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ कि लोगों को लगता है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना यानी कि सिर्फ क्राइम सीन पर जाना, बट क्राइम सीन पर जाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक लैब में जो टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट होने के बाद जो रिपोर्ट प्रिपेयर होती है वो सब भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ही करते हैं। तो फॉरेंसिक साइंस का मतलब सिर्फ क्राइम सीन पर जाना नहीं है, पोस्टमार्टम करना नहीं है। हमें क्राइम सीन पर भी जाना होता है, लैब में हमें रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर करनी होती हैं, और ऑफ कोर्स पोस्टमार्टम हम नहीं करते हैं। ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं मालूम होती हैं। प्रियांशी, इसके साथ मैं बात करूँगी थोड़ा क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में भी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में ऑलरेडी हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक जेन्युइन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसको डॉक्टर के द्वारा या जिसमें एक आपको एक्सपर्ट हेल्प की ज़रूरत होती है, और एक होता है मैनिपुलेटिव क्रिमिनल बिहेवियर, जो आप क्रिमिनल बिहेवियर आपका है ही है,
टाइम एंड उसको आप चेंज नहीं कर सकते, या उसमें आपको रिहैब सेंटर्स में जाना, टाइम एंड अगेन कोशिश करना, और आप पोटेंशियल रख सकते हैं, सामने वाला पोटेंशियल रख सकता है कि दोबारा वो क्राइम रिपीट करे। जैसे फॉर एग्जांपल जेन्युइन, अगर मैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करूं तो ऐसे लोग होते हैं जो आप ही के बीच में बैठे रहते हैं, लेकिन वो कंपल्सिव थीव्स होते हैं, उनको चीज़ें चुराने की आदत होती है, हालांकि उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है ऐसी, लेकिन स्टिल एक डिसऑर्डर होता है। और जो मैं बात कर रही हूँ मैनिपुलेटिव क्रिमिनल बिहेवियर की, तो उसमें जैसे चेन स्नैचर्स हो गए, चोर हो गए, और ऑब्वियसली रेपिस्ट हो गए, सीरियल किलर्स हो गए, तो कैसे इनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट करें? इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रेन कि एक चीज़ होती है कि सारे क्रिमिनल्स जो हैं उन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होता है, और ज़रूरी नहीं है कि जिसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो क्रिमिनल ही हो, चाहे वो छोटा मोटा क्राइम ही क्यों ना हो, ज़रूरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो होता क्या है, हमारा जो ब्रेन है वो बहुत डिफरेंटली फंक्शन करता है। हमारा ब्रेन 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर, और दोनों हेमिस्फेयर जो होते हैं वो ऑल्टरनेट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। लेफ्ट कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ योर बॉडी एंड राइट कंट्रोल्स लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी। और फिर हमारे ब्रेन में लोब्स होते हैं, डिफरेंट लोब्स, जैसे फ्रंटल लोब विच इज़ द फ्रंटल साइज। तो फ्रंटल लोब इज़ द लार्जेस्ट लोब, और ये लोब आपकी मैक्सिमम चीज़ें जो है वो हैंडल करता है, जैसे आपके इमोशंस हो गए, आपकी थिंकिंग एबिलिटी हो गई। फिर इसके पीछे आता है आपका पैराइटल लोब, ऐसे ही टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। 4 लोब्स होते हैं, और हर लोब अलग अलग बॉडी में हम जो भी कर रहे हैं, मेमोरी हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स है हमारी, या फिर जो भी चीज़ें हैं, सेंसेस हो गए, ऑडिटरी सेंसेस, विजुअल सेंसेस, ये अलग अलग पार्ट हैंडल करता है। फिर एक होता है लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। लिम्बिक सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं, थोड़ा सा साइंटिफिक हो रहा है बट आई थिंक इतना समझ में आ जाएगा सभी को। तो लिम्बिक सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं, हाइपोथैलेमस, हिपोकैम्पस एंड एमिगडाला। ये जो एमिगडाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल हमें कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो हम खुश हो जाते हैं, बुरा लग रहा है तो हम रोने लगते हैं, या हमें डर लग रहा है तो जब हमें डर लगेगा तो वील फील समथिंग, है ना। तो फाइट एंड फ्राइट, ये दोनों जो हमारे सेंसेशंस हैं ये सब एमिगडाला हैंडल करता है। अगर हम किसी साइकोपैथ की, जैसे कि सीरियल किलर्स की आपने बात करी, इनकी बात करें तो इनका ब्रेन डिफरेंटली फंक्शन करता है। ये था नॉर्मल ब्रेन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जो साइकोपैथ्स होते हैं उनका ब्रेन कैसे काम करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल उनके अंदर एम्पैथी, लैक ऑफ एम्पैथी, दे डोंट हैव एनी एम्पैथी टुवर्ड्स एनीवन। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके जो एमिगडाला है तो प्रॉपर उनमें वायरिंग्स नहीं होती है जिससे कि वो चीज़ें फील कर पाएँ। इवन ये इनबिल्ट प्रॉब्लम है, मतलब yes, ये आपकी बॉडी का प्रॉब्लम, हाँ, ब्रेन का प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम, इसीलिए वो ऐसे होते हैं, इसीलिए वो ऐसे हैं। जी। अब ऐसे क्यों है? ज़रूरी नहीं कि वो बाय बर्थ ऐसे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, कि वो किस तरीके से, या सोशोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। क्या होता है, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छे माहौल में बड़े नहीं हुए हैं, उनके घर में जो था फाइट्स चलती हैं, माँ बाप के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, या फिर जो है बहुत ही अजीब माहौल में वो हुए हैं जहाँ पर उन्हें पेरेंट्स को लड़ते हुए देखा है, या पेरेंट्स सेपरेट हो गए, या फिर मारपीट देखी है, या फादर एल्कोहलिक हैं। इस तरीके की चीज़ें देख के जब वो बड़े होते हैं ना तो उनका ब्रेन उसी तरह से डेवलप हो जाता है, या तो वो एकदम ऐसे पर्सन से नफरत करने लगते हैं, या वो चाहते हैं कि मैं बदला लूँगा। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो बदला सिर्फ अपने फादर से लेना चाहे, ऐसा कोई भी इंसान उसे देखेगा ना तो वो उसका मर्डर कर देगा। तो ये क्या है? ये एक साइकोपैथी है। सीरियल किलर्स क्या करते हैं? सीरियल किलर्स यही करते हैं, बैक टू बैक वो मर्डर कर रहे हैं। रीज़न कुछ भी नहीं है उनके पास में, बस ऐसे ही। तो ये उनका ब्रेन उस तरीके से डेवलप हो गया कि अब उनके पास, उन्हें डर नहीं है। एक चीज़ और होती है साइकोपैथ्स में कि उन्हें फियर नहीं है किसी चीज़ का, क्या ही होगा, ना पनिशमेंट का फियर है, ना ये उन्हें फियर रहता है कि सामने वाला जो है उसे दर्द होगा, उसे तकलीफ़ होगी, नहीं, डजंट मैटर्स। जैसे ये जो रेप केसेस होते हैं, और क्योंकि मेरे शो पे ऑलरेडी मैं
दो प्रोमिनेंट फेसेस को लेकर के आ चुकी हूँ, योगिता भयाना जी को और रेखा शर्मा जी को, जो फॉर्मर NCW चेयरपर्सन हैं। उनसे भी इस बारे में बात हुई कि आजकल जो रेप केसेस होते हैं वो बहुत ब्रूटल और ग्रूसम होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, गैंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और कोशिश की जाती है कि जो विक्टिम है वो सरवाइव ना कर पाए। ऐसे लोगों के मन में, ये जो परपेट्रेटर्स होते हैं, हो सकता है कई बार उन्होंने उससे पहले वो क्राइम ना की हो, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो, या हो सकता है उसके बाद अगर वो स्कॉट फ्री चले गए, भाई बच गए या बेल पे बाहर आ गए, तो उसके बाद वो फिर से पोटेंशियल रखते हैं ऐसी क्राइम्स को एग्जीक्यूट करने में। उनके दिमाग में क्या होता है? इसको ऐसे समझते हैं कि जो रेपिस्ट होता है, रेप इज़ नॉट ओनली डन बिकॉज ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, समटाइम आउट ऑफ रेज, और या वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इसके साथ ऐसा होना चाहिए था, पनिशमेंट, या अपने आप को डोमिनेंट शो करने के लिए। इट्स नॉट ऑलवेज ओनली सेक्सुअल डिज़ायर। तो ये चीज़ होती है। रेपिस्ट जनरली क्या सोचते हैं, एक स्टडी हुई थी, मधुमिता पांडे नाम की क्रिमिनोलॉजिस्ट थी जिन्होंने तिहाड़ जेल जाकर रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया था। तो उसमें उस इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि आपने जो है क्यों किया रेप, तो निर्भया केस का जो रेपिस्ट था उसका इंटरव्यू आया था, तो उसने क्लियरली ये बोला था कि अगर 9 बजे के बाद कोई लड़की घर के बाहर निकलती है तो वो शरीफ घर की नहीं है और उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट्स बहुत ही अजीब होते हैं। ऐसे ही एक और इंटरव्यू लिया गया था एक रेपिस्ट का जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा थी और जिस लड़की का उसने रेप किया था वो केवल 5 साल की थी। तो उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, 5 साल की लड़की के साथ आपने ये क्यों किया? तो उसने क्या बोला कि वो मुझे सिग्नल्स दे रही थी। 5 साल की बच्ची क्या आपको सिग्नल दे सकती है? और वो चाह रही थी बट वो बोल नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो उसको बोला गया कि आपको बुरा लगा होगा, गिल्ट फील हुआ होगा, या आपको लगता नहीं आपने उसकी लाइफ ख़राब कर दी। तो व्हाट डिड ही सेड कि बुरा लगा मुझे क्योंकि नाउ शी इज़ नॉट वर्जिन, तो अब उसकी शादी नहीं हो सकती है, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जब निकलूँगा तो मैं शादी कर लूँगा उससे। तो बेसिकली इन्हें गिल्ट नहीं होता है, इन्हें ये लगता है कि सिर्फ इट इज़ जस्ट अ सेक्सुअल एक्ट, बस मैंने रेप थोड़ी किया है। दे नेवर एक्सेप्ट कि मैंने रेप किया है, इट्स जस्ट अ सेक्सुअल एक्ट, तो वो मैंने कर दिया, सिंपल। तो ये स्टडीज़ से निकल के आया। तो कहीं ना कहीं इनकी थिंकिंग, इसे हम बोल सकते हैं कॉग्निटिव डिसऑर्डर, कि इन्हें ऐसा लगा कि वो लड़की ऐसा चाह रही है, बट दैट्स नॉट ट्रू। तो इनका ब्रेन जो होता है ये प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाता है। और जनरली ये देखा गया है कि जो रेपिस्ट होते हैं ना, वो मोस्टली नोन होते हैं, नोन पर्सन होते हैं। तो अगेन या तो उन्हें कोई बदला लेना होगा या जो भी रीज़न हो, नोन रेपिस्ट ज़्यादा होते हैं। 90% से ज़्यादा रेपिस्ट जो होते हैं वो विक्टिम को जानते हैं, बाकी जो 10% है वो अननोन रेपिस्ट होते हैं। लेकिन ये जो आपने निर्भया रेप केस का आपने कॉन्टेक्स्ट दिया, बताया निर्भया रेप केस के बारे में, तो इसमें तो कोई भी नोन नहीं था, नोन कोई भी रेपिस्ट नहीं था। और उनमें से तो ऐसे भी उसमें से लोग थे जिन्होंने ये रेप का एक्ट परफॉर्म किया शायद लाइफ में फर्स्ट बार। तो ऐसे लोगों के मन में क्या होता है, दिमाग में क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, जैसे गैंग रेप की अगर बात करें तो जनरली जितना दूसरे को देख करके या कन्विंस होकर के करते हैं? कन्विंस होकर के नहीं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो माई मैनलीनेस, या तो वो उनको देख के जस्ट टू प्रूव देमसेल्फ कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर बोल सकते हैं, या सिर्फ देख के आपने ऐसा किया। नहीं तो इस केस में भी ऐसा देखा गया था कि वो सभी नहीं चाह रहे थे, बट एक दूसरे को देखकर मोटिवेट होकर उन्होंने रेप अटेम्प्ट किया। तो ये चीज़ होती है। इतना अग्रेसिव क्यों हो रहा है कि मतलब कि क्योंकि रेखा जी से भी बात हो रही थी कि ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करना और बॉडी को बिल्कुल ही खोखला कर देना, और ये क्रिमिनल्स सारे नहीं हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम एक्ट ऑफ क्राइम परफॉर्म कर रहे हैं। ये भी अगेन स्टडीज़ में ऐसा बताया गया है कि दे वांट टू शो देमसेल्फ एज डोमिनेंट,
और उन्हें क्या लगता है कि फीमेल ऐसा चाहती है, द विक्टिम वॉन्ट्स, विक्टिम को ऐसा चाहिए है और ये डोमिनेंस उन्हें अच्छा लगता है, दैट्स वाई वी डू। और एक चीज़ ये भी है कि जो अननोन केसेस होते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, उस केस में जनरली वो मर्डर कर ही देते हैं। रेप प्लस मर्डर का केस लगता है उन पे, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मैंने रेप किया, अब ये जाके कहीं बोल ना दे तो इसलिए मर्डर कर दो। वो ये नहीं सोचते कि मैं पकड़ा जाऊंगा, उन्हें कभी फियर होता ही नहीं है पनिशमेंट का, क्या ही होगा, मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी, उन्हें फियर नहीं होता, वो सोचते ही नहीं है। मगर ये लोग सीरियल क्रिमिनल्स नहीं है, तब भी उनके दिमाग में रहता है, डर नहीं रहता है, डर नहीं रहता उस वक्त जो एक्ट ऑफ क्राइम परफॉर्म करे तो उनके दिमाग में डर या भय नहीं आता? नहीं, ना एक्ट करते टाइम, ना इवन बाद में उन्हें कोई डर रहता और ना ही गिल्ट रहता है। इनके दिमाग में क्या है? जैसे आपने सीरियल किलर्स के बारे में बताया, सीरियल ऑफेंडर्स के बारे में बताया और सीरियल क्रिमिनल्स के बारे में बताया, लेकिन इनके जो फर्स्ट टाइम क्राइम करते हैं, नॉर्मल घर से आने वाले नॉर्मल लोग, उनके दिमाग में क्या डिसऑर्डर होता है? वो मैंने आपको पहले भी कही थी कि ऑल रेपिस्ट आर नॉट, इनके कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि हो। हाँ, तो होता ये है कि इनके ना फैक्टर्स होते हैं, सोशियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। जब ये पूरा ग्रो कर रहे हैं, इनकी अपब्रिंगिंग कैसी है, इन्होंने बचपन से लेके बड़े तक क्या सीखा है। अब हम अगर अपनी सोसाइटी की बात करें तो अभी भी अगर आप जाके बात करेंगे लोगों से कि इसके साथ रेप हुआ तो आप क्या कहना चाहोगे, मेजरली जो थोड़े कम एजुकेटेड हैं या अनएजुकेटेड पीपल हैं, वो हमेशा यही बोलेंगे कि लड़की की गलती थी, आपको नहीं निकलना था रात में, आपको नहीं पहनने थे ऐसे कपड़े। छोटी बच्ची पे भी इवन लोग बोल देते हैं कि होगी गलती उसकी। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक एजुकेटेड पर्सन कभी इस तरीके की बातें नहीं करेगा। अगर रेपिस्ट जो हैं, ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड लोग रेपिस्ट नहीं हो सकते हैं, बट ज़्यादातर अनएजुकेटेड ही रेपिस्ट देखने को मिलते हैं, और वो भी बहुत ही, उनकी फैमिली जो है बहुत ही गरीब परिवार से वो बिलोंग करते हैं, तो उन्हें ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं कि कैसे आपको एक विमेन को ट्रीट करना है। हो सकता है उनके घर में उनके जो फादर हों वो अपनी वाइफ को प्रॉपर ट्रीट ना करते हो, मारते हो, पीटते हो, इस तरीके की चीज़ें उसने देखी हो, तो उसे यही लगता है कि ऐसे ही करा जाता है, इफ़ शी इज़ अ वुमेन इसके साथ ऐसे ही करा जाता है, क्योंकि मैंने भी ऐसा देखा है। तो वो उनके दिमाग में बचपन से सेट हो चुकी हैं चीज़ें, तो उन्हें ऐसा ही लगता है। आपने एक और बात बोली कि 90% केसेस में जो रेप के केसेस होते हैं उसमें नोन लोग होते हैं, जिसमें इंसेस्ट को भी बहुत ज़्यादा देखा गया है कि घर की ही फैमिली मेंबर्स, मतलब वाकई में सोसाइटी इस वक्त मुझे नहीं लगता कि कौन से जोन में है, लेकिन बहुत इंट्रोस्पेक्ट करने वाली बात है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं आगे। और एजुकेशन की बात आपने बोली प्रियांशी, वो वाकई में बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक सही दिशा होना बहुत ज़रूरी है। और ये शो करने का मकसद ही, दैनिक जागरण मंथन डिजिटल पे करने का यही हमारे मंशा ही यही है कि हम सही राह, सही दिशा, सही कंटेंट क्रेडिबल फेसेस के साथ दिखा पाएँ। ये जो आपने बोला 90% केसेस नोन होते हैं, इंसेस्ट होते हैं, आपने बोला रिवेंज होता है, हर बार तो रिवेंज नहीं होता होगा। एग्जैक्टली, हर बार रिवेंज नहीं होता है। समटाइम्स मतलब उन्हें सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर है, दैट्स इट, तो उन्हें इजीली मिल रही है। कोई फॉर एग्जांपल कोई छोटी बच्ची है घर में, और आई डोंट थिंक कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसी विमेंस होंगी जिनके साथ अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा कोई हरासमेंट का केस नहीं हुआ हो। Every woman has faced some or the other kind of harassment in her entire life. तो उन्हें easy to find victim है वो। चाहे विमेन, बच्चे हों, बच्चे भी होते हैं, मतलब मैं जेंडर की बात नहीं कर रही, लड़के भी होते हैं घर में जिनके साथ, क्योंकि ये भी स्टडीज़ में निकला है। एग्जैक्टली, जो लड़कों के साथ में हो रहा है वो तो सामने आ ही नहीं रहा है। क्योंकि अगेन एजुकेशन यहाँ पे आ जाती है कि हमने इतना लोगों को जो है, कहीं ना कहीं हमारी सोच अभी भी चेंज नहीं हो पाई है। अगर हम लड़कों को और लड़कियों को इक्वल एजुकेशन दें, रादर देन टीचिंग ओनली अ गर्ल कि गुड टच बैड टच क्या है, यू शुड टीच अ बॉय ऑल्सो, क्योंकि उसके साथ में भी हो सकता है।
और आप बचपन से ही सिखाओ कि भाई एक लड़की को आपको कैसे रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो आपकी बहन हो या ना हो, डजेंट मैटर्स। तो आप उस बच्चे को बचपन से धीरे धीरे जिस तरीके की शिक्षा देंगे उसी तरीके से उसका ब्रेन डेवलप होगा। अगर आप ऐसे शिक्षा देते हैं, जैसे कोएड स्कूल्स में भी हम कई बार देखते हैं कि लड़कों को अलग बिठाला गया है, लड़कियों को अलग बिठाला गया है और आप बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि क्यों, अगर हम दोनों सेम हैं, वी आर इक्वल, तो आप मुझे उस लड़की से बात क्यों नहीं करने दे रहे हो, क्यों मुझे उसके साथ नहीं बैठने दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। तो ये चीज़ को आप चेंज करो, आप जैसे जैसे बचपन से चेंज करोगे, आप प्रॉपर इक्वल ट्रीटमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड। आप अपने सन को अगर अपनी डॉटर को अगर बाहर निकलने से मना कर रहे हो, स्टॉप योर सन ऑल्सो टू गो आउट। दोनों को आप इक्वल ट्रीट करो, तो ब्रेन वैसा ही डेवलप होगा और तब जाके सोसाइटी में चेंजेस आ पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। हम साइकोलॉजी की बात कर रहे थे प्रियांशी, तो हम घर में अब्यूज़ केसेस के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे लोगों के दिमाग में क्या होता है जो घर के अंदर ही इस तरीके के हीनियस एक्ट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि ये तो क्रिमिनल्स नहीं है, ये कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और जैसा आपने बोला 90% केसेस घर में होते हैं। ऐसे लोग कितना बड़ा पोटेंशियल रखते हैं, ऐसे लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है। ऐसे भी केसेस टाइम एंड अगेन सामने आए हैं जो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं, वो लोग बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम होती है। क्या उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें? अगेन ये एक तरीके का कॉग्निटिव डिसऑर्डर हम इसे बोल सकते हैं कि आपके अंदर सोचने की, समझने की और डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ऐसे लोग कई बार ये देखा गया है कि अच्छी पोजीशंस में होते हैं प्रोफेशनली, हाँ ऐसा बिल्कुल अच्छा होता परफॉर्म है। कर रहे होते हैं, फैमिली लाइफ भी अच्छी चल रही होती है उनकी। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से अर्न भी अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई क्रिमिनल बिहेवियर हो सकता है या साइकोपैथी हो सकती है, या उनका ब्रेन जो है उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसमें एक चीज़ आती है कि लैक ऑफ इमोशंस। जो नॉर्मल हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बट फिर भी इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि घर जाके अपनी वाइफ को पीटना या अपने आसपास जो नियरेस्ट पर्सन है उसके साथ रेप करना, ठीक है, या किसी को मारना या इवन खुद को मारना, या ऐसी चीज़ें देखना उन्हें पसंद होता है। तो लैक ऑफ देखना पसंद होता है कि दूसरा कर रहा हो तो उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। एग्जैक्टली। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, उनके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। तो जो मैंने पार्ट बताया था लिम्बिक सिस्टम का जो पार्ट होता है एमिगडाला, तो कहीं ना कहीं वो पार्ट उनके में प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। लैक ऑफ इमोशंस, आपके अंदर इमोशंस नहीं है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक छोटा बच्चा है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सामने कुकीज़ रखी हुई हैं, तो उसे वो कुकीज़ चाहिए हैं, लेकिन उसको डांटा गया है कि आप नहीं लोगे। तो अगर वो धीरे धीरे वो उठाने जाएगा तो उसे डर लगेगा कि मैं ये उठाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी, तो वो वापस आके अपनी पोजीशन पे बैठ जाएगा। उसे वो कुकीज़ लेते टाइम डर लग रहा था। अब किसी दूसरे पर्सन की बात करते हैं जिसके अंदर इमोशंस नहीं है, उसे कुकीज़ चाहिए हैं, वो जाएगा, वो उठा लेगा वो कुकीज़, उसे पता है कि डांट पड़ेगी, बट उसे डर नहीं है, उसको फियर नहीं है। वो अगर वापस रखेगा तो उसे स्ट्रेस होगा कि मेरे हाथ से कुकीज़ भी जा रही हैं, मुझे टेस्ट भी नहीं मिला और डांट भी पड़ रही है। तो वो क्या करेगा, वो कुकीज़ ले लेगा बिना डरे हुए, क्योंकि उसे अचीवमेंट भी मिला दैट आई डिड दिस, और उसे वो टेस्ट भी मिला। तो ये दो डिफरेंस आ जाते हैं कि इमोशंस, फियर नहीं है उस दूसरे पर्सन के पास में। अगर फियर नहीं है तो आप ये चीज़ें करते हो और वो नॉर्मल है। इवन इसके ट्रीटमेंट्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ ट्रीटेबल नहीं है। इन चीज़ों को अगर आप जल्दी समझ जाओ तो इन चीज़ों को ट्रीट किया जा सकता है कि आगे जाके कोई वो बड़ा क्रिमिनल ना बन जाए। हाँ, और हर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एक क्रिमिनल नहीं बना देता है किसी को भी, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाए। तो इन चीज़ों के बारे में हमारी सोसाइटी बात नहीं करती है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लोग समझते ही नहीं है कि होता क्या है। और आप बचपन में ही ये चीज़ें अगर बच्चे में समझ जाओ कि यार कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, रादर देन बीटिंग हिम,
या उसको डांटो, समझाओ, मारो, पीटो, इससे अच्छा है कि आप उसको समझो, एक डॉक्टर के पास ले जाओ और उसको ठीक करवाओ, इससे पहले कि वो बढ़ जाए। ऐसी एक दिल्ली में भी एक केस अभी कुछ महीनों पहले हुआ था, जिसमें स्कूल के बच्चों ने मिलकर के अपने ही क्लासमेट को बुली किया था। स्कूल का केस है, 8th-9th स्टैंडर्ड के बच्चे, उन्होंने बुली किया, जिसमें जो विक्टिम बच्चा है उसकी जान चली जाती है। आई एम श्योर ये बच्चे क्रिमिनल्स नहीं थे, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं ये बच्चे, डिसेंट बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे। ऐसे बच्चों को, पहली बात है, ऐसे बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये पोटेंशियल रखते हैं बुली करने का, और बुली करने के प्रोसेस में वो ऐसे एक क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं जिससे सामने वाले की जान चली जाए। एक ये चीज़, मैं साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ। और दूसरा वो बच्चा, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बच्चों की क्या, मैं इंसान की भी बात कर रही हूँ। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई धीरे धीरे एक्सट्रोवर्ट बन जाता है, कोई धीरे धीरे इंट्रोवर्ट बन जाता है, अलग अलग केसेस होते हैं। ऐसे में क्या ट्रेनिंग साइकोलॉजिकली होनी चाहिए इन बच्चों की, ताकि ना वो बुली करें ना वो बुली हो? पहली बात है, क्या सिम्टम्स हैं इस पूरे केस को अगर मैं समझूं तो? आप थोड़ा सा और मुझे डिटेल में बताएंगे क्या कि उस केस में किस तरीके का बुली किया गया बुली था? किया गया, उस बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको चोट पहुंचाई गई, उसके साथ कुछ गलत काम किए गए, तो फाइनली वो बच्चे ने गिव इन करके उसकी जान चली जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। ये वाला केस था। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई बच्चों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था और सारे बच्चों ने बुली भी नहीं किया हुआ, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ ना एकदम से नहीं होती है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा बुली करना स्टार्ट किया होगा और वो बच्चे ये बात समझ गए होंगे कि जिसे वो बुली कर रहे हैं वो बच्चा जो है उन्हें रिवर्ट बैक नहीं कर पा रहा है। तो उन्हें ही टारगेट बनाते हैं। जनरली जो बुली करते हैं बच्चे, वो उन्हीं को टारगेट बनाते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जो उन्हें रिवर्ट बैक नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ ना बच्चों को ट्रेनिंग शुरू से देनी चाहिए कि इस तरीके के आप माहौल ना बनाएं, क्योंकि इन्होंने तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं देखा होगा। फॉर श्योर इन बच्चों ने या तो टीवी में या मूवीज़ में या कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ें देखी हैं, वहाँ से पिक किया है। क्योंकि एकदम से कैसे आ जाएगा कोई भी चीज़, जब तक आपने देखी नहीं है, जब तक आपने उसके बारे में सुना नहीं है, बच्चे के दिमाग में कहाँ से आ रहा है। नाउ अगेन हेयर मूवीज़, दी बॉलीवुड और ये सब चीज़ें ना बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। और स्पेशली द गेम्स जो बच्चे खेल रहे हैं, गेम्स क्या गेम्स में खेलते हैं, मारना पीटना, ये सब गेम्स में वो खेलते हैं। तो उन्हें क्या फील होता है कि दिस इज़ नॉर्मल, तो हम रियल लाइफ में भी कर सकते हैं ये चीज़, क्योंकि आपका ब्रेन बिल्ड हो रहा है। और अगर आप उसी हिसाब से बिल्ड कर लोगे कि मारना पीटना इज़ वेरी नॉर्मल, तो आप स्कूल्स में और हर जगह अपने से जो वीक स्टूडेंट है आप उसे बुली करोगे और इस हद तक करोगे कि उसकी डेथ कॉज हो जाए। और उन्हें पता भी नहीं चला होगा कि वो जो पर्सन है, वो जो जिसको आपने बुली करा है, वो अब नहीं रहा। इतना लेवल पे कर दिया। तो रीज़न इज़ टेलीविज़न, मूवीज़, गेम्स। ये बहुत बच्चों को मेंटली जो है उनकी थिंकिंग को चेंज कर देते हैं। क्योंकि अब्रॉड में भी ये केसेस देखे गए हैं कि ये जो गेम्स होते हैं, ऑनलाइन गेम्स होते हैं, जिसमें फायरिंग का केस होता है, गन्स का केस होता है, कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर होकर के यंगस्टर्स जो होते हैं, जो एडिक्टेड होते हैं गेम्स खेलने में, वो कभी स्कूल में जा कर के फायरिंग कर रहे हैं रैंडम, कभी बस स्टेशन पे कर रहे हैं, कभी किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया तो वो एक अलग उनको हाई देता था वो गेम में, उस तरीके से उनको प्रेजेंट करने में। अच्छा, साइकोलॉजी की बात में कोलकाता रेप केस हुआ था, उसमें जो एक क्रिमिनल का रिकॉर्ड देखा गया तो वो पॉर्न एडिक्ट था। मैं अगेन साइकोलॉजी से इस पूरे केस को क्योंकि कनेक्ट करा ही जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप इंस्पायर हो रहे थे कुछ ऐसा कंटेंट देख करके जिसको आप वो इमिटेट करना चाह रहे थे। वहाँ पे एक सेक्शन ऑफ सोनागाची का कि विमेन जो हैं वो औरतें सामने हैं, उन्होंने बोला कि जब एक आपके पास एक ब्रॉथल जैसी जगह है जहाँ पे आप पे कर सकते हैं, तो आप क्यों किसी की जान ले रहे हैं या किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? जब आपको वो, अगर आपका सेक्सुअल फुलफिलमेंट ही आपका अल्टीमेट गोल है तो फिर वो तो आपको वहाँ से मिल सकता है। तो ऐसे में दिमाग में क्रिमिनल्स के क्या होता है?
कि सामने से वो महिलाएं बोल रही हैं कि आप क्यों किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। जब हमने एक प्रावधान बना रखा है, एक लीगलाइज्ड वहाँ पे कितना बड़ा सेटअप है, भाई आप ऐसे कर लो, आपने क्यों गलत काम किया? ये भी मैंने कहीं स्टडी किया था, कहीं पढ़ा था मैंने कि ऐसी ये चीज़ पूछी गई थी कि ऐसा क्यों किया जब आपके पास में ये ऑप्शन है। तो जो रिप्लाई आया था वो ये रिप्लाई आया था कि मुझे ऐसी वुमेन्स नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छी वुमेन चाहिए, अच्छे घर की सभ्य जिसके साथ मैं ये कर सकूं। अगर मुझे पे करना है यानी कि फिर वो वुमेन अच्छी नहीं है। यानी उनके दिमाग में ये भी है कि मुझे ऑप्शन मिल रहा है। अगेन द थिंग विच आई सेड अर्लियर, रेप इज़ नॉट जस्ट अ सेक्शुअल डिज़ायर। अगर सेक्शुअल डिज़ायर है वो आप फुलफ़िल कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्या है कि नहीं, मुझे ऐसा करना है। और इस टाइप की अच्छी लड़कियों के साथ, इन वुमेन्स के साथ इस तरीके की वर्ड्स थे ये किसके, क्रिमिनल के, रेपिस्ट के वर्ड्स थे ये, अच्छी लड़कियां। उनकी डेफिनेशन क्या है अच्छी लड़कियों की, उनके अकॉर्डिंग यही कि जहाँ पे ना करना पड़े, और मुझे पे करना पड़ रहा है यानी कि वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। तो ये उनकी मेंटालिटी होती है। अच्छा, ये जो माइनर केसेस होते हैं, चाहे जैसे बुलिंग का केस हो गया, रेप का केस हो गया, मर्डर का केस हो गया, या किसी को इंस्टिगेट करना मर्डर के लिए या सुसाइड के लिए किसी को इंस्टिगेट करना, तो ऐसे केसेस में ये जो माइनर होते हैं, माइनर्स की मैं बात कर रही हूँ, माइनर्स होते हैं या जुवेनाइल्स होते हैं, क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिहैबिलिटेशन से या काउंसलिंग से क्या ये चीज़ें ठीक हो सकती इस लेवल पे कि किसी की भाई जान चली गई है, किसी को आपने मर्डर किया है, आपने किसी के साथ ऐसे हीनियस क्राइम की है, तो क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है, उनके दिमाग चेंज होता है या पोटेंशियल रखते हैं? हो सकता है चेंज, बिल्कुल चेंज हो सकता है। काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे ऐसी टेक्निक्स बनी है, ऐसी चीज़ें हैं कि अगर इस तरीके की किसी के अंदर थिंकिंग है और उसका ब्रेन उस तरीके से डेवलप हो चुका है, तो आप उसके ब्रेन में जो फॉर एग्जांपल इमोशंस नहीं है तो आप बिल्ड कर सकते हो। कितना वक्त लगता है, कितना कारगर है ये? बस ये वक्त जो है ना वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हर किसी ब्रेन है एक्चुअली ऐसा हो कि अगर कोई चोट है तो आप बता सकते हो कि ये इतने टाइम में ठीक हो जाएगी, बट ब्रेन है यानी कि आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं। हमारा जो पूरा बॉडी है वो नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है, न्यूरॉन्स हैं। अगर आपके न्यूरॉन्स डैमेज हो गए हैं, आपको वो न्यूरॉन्स फिर से बिल्ड करने हैं, तो वो बिल्ड करने में कितना टाइम लगेगा वो इवन अ डॉक्टर नहीं बता सकता है। वो सिर्फ यही बोलते हैं इट विल टेक टाइम, हाउ मच टाइम वी डोंट नो। बट आप हमेशा थेरेपीज़ लेते रहो, जो भी उन्होंने चीज़ें बताई हैं, मेडिसिन होती हैं। जैसे किसी को बहुत एग्रेशन आता है तो आप रेगुलर मेडिसिन लो, वो एग्रेशन, या किसी को बहुत सेक्सुअल डिज़ायर होता है तो अगेन उसके लिए भी मेडिसिन बनी हुई है। मेडिसिन प्लस आप जो साइकोलॉजिस्ट के सेशंस होते हैं वो लो। ये दोनों चीज़ें मिलके आपको धीरे धीरे करके काम डाउन कर देंगी वो जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको। अगेन टाइम टेकिंग है, काफ़ी टाइम टेकिंग है। हाँ, जैसे कि अल्कोहल एडिक्ट होते हैं या स्मोक एडिक्ट होते हैं, उनके केसेस में होता है थेरेपीज़ होती हैं या रिहैब सेंटर्स होते हैं, इनके भी केसेस में ऐसे ही होता है, मेडिसिन आप थेरेपीज़ का सहारा लेते हैं। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि मेरे ही शो पे ये भी बात सामने आई थी कि वंस अ क्रिमिनल इज़ ऑलवेज अ क्रिमिनल, पोटेंशियल क्रिमिनल। तो किस लेवल तक उसका हम साइकोलॉजी चेंज कर सकते हैं, वो बहुत एक बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। ये अगेन कि आप कितना ठीक होना चाह रहे हो। इफ़ यू आर नॉट विलिंग तो कोई आपको नहीं बदल सकता। इफ़ यू आर विलिंग कि नहीं मैं ऐसा हूँ बट मैं ऐसा होना नहीं चाहता हूँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ, तो चांसेस हैं। बट अगर आप चाह ही नहीं रहे हो तो आपको कोई थेरेपी, कोई मेडिसिन कुछ भी ठीक नहीं कर सकती है। तो वो चीज़ आ जाती है, वंस अ क्रिमिनल इज़ ऑलवेज अ पोटेंशियल क्रिमिनल। तो आपके अंदर कितनी इच्छा है अपने आप को ठीक करने की। साइकोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि अगर कोई अपने आप से ठीक होना चाह रहा है और वो स्टेप्स ले रहा है। मैंने तो स्टेप्स बता दिए कि आपको डेली रूटीन ऐसा करना है, ये मेडिसिन लेनी है, ऐसे बिहेव करना है। अब आप नहीं कर रहे हो, वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट। एसिड अटैक केसेस जो होते हैं उसमें जो परपेट्रेटर्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं,
क्रिमिनल्स ही होते हैं वो। ऑब्वियसली आपने क्राइम किया, क्राइम किया है, आपने criminal किसी ही की है। लाइफ, एक तरह से देखा जाए उसकी लाइफ ही बदल करके रख दी है। तो इन लोगों के दिमाग में क्या होता है, क्योंकि बहुत गट्स चाहिए होते हैं इस तरीके का एक्ट परफॉर्म करने में किसी के साथ। तो एक नॉर्मल आदमी तो नहीं परफॉर्म कर सकता ये, लेकिन उस वक्त क्या लोगों के दिमाग में होता है, और अगर ऐसी किसी के अंदर दिमाग में ये बात आ रही है तो किस तरीके से किसी को अपने आप को रोकना चाहिए, या किस तरीके की चीज़ें इस शो के ज़रिए हम पहुंचा सकते हैं जो कि उनको मदद कर सकती हैं अपना अप्रोच बदलने में। क्योंकि हमारी रील्स बहुत चलती हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं, हमारी शॉर्ट वीडियोस लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मंथन को बहुत प्यार दे रहे हैं। तो यही मकसद होता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों तक भी ये बात पहुँचे, शायद उनकी ज़िंदगी हम बेहतर करने में हम मदद कर पाएँ। अगर किसी के दिमाग में ऐसा कोई थॉट आता है कि मुझे रिवेंज लेना है और मैं इस तरीके का काम करूँगा, तो सबसे पहली चीज़ तो कि ठीक है, एग्रेशन सबको है, सबको गुस्सा आता है, बट आपको उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। क्या हो जाएगा अगर आप एक बार ये सोचो, क्या होगा अगर मैं ये एक्ट करता हूँ और क्या होगा ये मैं एक्ट नहीं करता हूँ। प्रोज एंड कॉन्स सोचो दोनों चीज़ों के, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं ना तो हम ये नहीं सोचते कि इसको करने से मुझे क्या नुकसान है और सामने वाले को क्या नुकसान है। और अगर आपके मन में ऐसा कोई थॉट आ रहा है, इमीडिएटली आप किसी ऐसे पर्सन से जाकर डिस्कस करो जो आपको प्रॉपर अच्छी गाइडेंस दे। ऐसा नहीं कि आपने अपने ही जैसे एक बंदे से जाके बात करी, उसने आपको और मोटिवेट कर दिया, तो ऐसे नहीं, आप किसी ऐसे से बात करो। टेक द हेल्प ऑफ डॉक्टर सिंपली। अगर आप मगर देखिए ऐसे ना ब्रांची, मुझे लगता है कि ऐसे लोग डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाते होंगे, क्योंकि ये मैं बहुत हाई क्लास लोगों की बात नहीं कर रही। जितने भी एसिड अटैक केसेस हुए हैं ये बहुत ही मतलब लोअर मिडिल क्लास या लोअर ऐसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपने रिवेंज एक अच्छी बात कही, क्या एक बार वो चीज़ एक्ट परफॉर्म करने के बाद एक उस पर्सन की हिम्मत बढ़ जाती होगी? कहीं ना कहीं अगर जैसे उन्हें सिर्फ रिवेंज लेना होता ना तो वो रिवेंज लेके खुश हो जाते हैं, बस हो गया मेरा। वो ऐसा नहीं है कि वो फिर किसी और के ऊपर करना चाहेगा या कुछ नहीं, उन्हें सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन से रिवेंज लेना था, उन्होंने वो एक्ट परफॉर्म किया, नाउ दे आर हैप्पी कि उसकी लाइफ ख़राब हो गई, मैं तो यही चाहता था बस। तो वो एक क्रिमिनल बिहेवियर है, लेकिन वो एक रिपीटेटिव क्रिमिनल नहीं है वो। लेकिन वो क्रिमिनल बिहेवियर है। एग्जैक्टली, क्राइम है तो क्रिमिनल है। आपने किसी की लाइफ बर्बाद कर दी, लेकिन ऐसे पर्सन, ऐसे इंसानों को क्या दिमाग में रखना चाहिए? क्योंकि हर चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल है। किसी की लाइफ बर्बाद करना एक सेकंड्स की बात है, मतलब आपने उसकी आगे की लाइफ, ज़िंदगी ही ख़राब कर दी। हर इंसान की अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं, जैसे वो हर केसेस में होता है, चाहे मर्डर हो, क्रिमिनल केसेस हर किसी में होता है, लेकिन किसी को उस चेहरे के साथ जीना हो या उस एक स्कार के साथ जीना ज़िंदगी भर, वो वाकई में बहुत बहुत टैक्सिंग होता है। सर्वाइवर्स जो हम कहते हैं ना, तो ऐसा सोच सकते हैं कि अगर मैंने ये एक्ट किया तो अपने आप को उस जगह इमेजिन करो। इमेजिन कि अगर आपके साथ ऐसा कोई करे, हाउ डू यू फील? या ऐसा कि आप ये लव्ड वंस के साथ कोई ऐसा परफॉर्म करे तो आप उसके साथ कैसे बिहेव करोगे? एटलीस्ट फॉर अ सेकेंड आप वो थॉट अपने दिमाग में लेकर आओ कि अगर आपके साथ या आपके लव्ड वन के साथ ऐसा हो रहा है तो कैसा होगा। जस्ट एक छोटा सा रिवेंज लेना था कि आप दोनों की फॉर एग्जांपल जनरली लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो पाई और उस लड़की की शादी कहीं और होने वाली है या हो गई है, तब ज़्यादातर इसी केसेस में देखते कि मैं एसिड अटैक कर दूंगा, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। उससे क्या हो गया? और इमेजिन करिए कि अगर वो कितने दर्द से, तकलीफ़ से गुजरी होगी लड़की, और साथ में अगर ऐसा कोई आपके घर वालों के साथ या किसी के साथ करे तो कैसा फील होगा। किसी को भी जस्ट आउट ऑफ रिवेंज ऐसा नहीं करना चाहिए। यू आर नॉट अ क्रिमिनल। क्यों अपने आप को एक क्रिमिनल का टैग देना चाहते हो रिवेंज के लिए? समटाइम्स इट्स जस्ट फेट, किस्मत है बस, तो उसको छोड़ दो। डोंट टेक रिवेंज आउट ऑफ रेज, दैट्स इट। अच्छा प्रियांशी, जब भी एक पर्सन कहते हैं कि इसीलिए बहुत हेल्पलाइंस भी बहुत एक्टिवेट कर रखी हैं, पुलिस बहुत सपोर्ट करती है, ऐसे बहुत सारे NGOs हैं जो सपोर्ट करते हैं, कि आजकल हालांकि स्टूडेंट्स के बीच में बहुत देखा गया है, और जैसे कोटा में बहुत केसेस आते हैं स्टूडेंट सुसाइड के,
हम निराश हो गए या हमारे एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाए या हम इतने नंबर्स नहीं ला, स्कूल में बच्चे हम इतने नंबर्स नहीं ले पाए। मैं कहूँगी कि जो एक हमारी जनरेशन होती थी तो सहनशीलता, जैसे हम कहते थे पेशेंस और व्हाट यू कैन टेक, आई मीन लाइक आपका एक पेशेंस लेवल बहुत हाई होता था। इतनी जल्दी आप बहुत वल्नरेबल नहीं होते थे, चीज़ों से इफ़ेक्ट नहीं होते थे। लेकिन अब बच्चे बहुत छोटी छोटी चीज़ों से इफ़ेक्ट होने लग गए हैं। सुसाइड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। मैं चाहती हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट आप उन बच्चों की या उन लोगों की हेल्प करें जो एंग्जाइटी से या डिप्रेशन से डील कर रहे हो। उनके मन में अगर ऐसा कोई ख्याल भी आ रहा हो तो नहीं आना चाहिए ऐसा ख्याल। एक चीज़ है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे हम नीट की बात करें, जेई की बात करें या फिर हम यूपीएससी या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, उन बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। तो मेरा मैसेज उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो ये फील करते हैं कि मैंने अगर ये एग्ज़ाम नहीं निकाला तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं यही बोलूँगी कि दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ़ योर लाइफ। ठीक है, इतने सारे लाखों बच्चे एग्ज़ाम देंगे, आपको पता है नंबर ऑफ़ सीट्स इतनी ही हैं, तो सबको तो नहीं मिल जाएगी सीट, कुछ को मिलेगी। तो हमेशा डीमोटिवेट फील करने से अच्छा है ये सोचो कि मैंने इतनी पढ़ाई करी है, इतनी मेहनत करी है, मैं इसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा। इससे बेटर है यहाँ नहीं हुआ मैं कहीं और जाऊँगा। इतनी फील्ड्स हैं, इतनी सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप वो एक्सप्लोर करो। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई कलेक्टर नहीं बन सकता। अगर सभी ये बन जाएंगे तो बाकी के लोग कहाँ जाएंगे। इट्स बेटर कि आप डीमोटिवेट फील कर रहे हो, दैट इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी, इतना पढ़ा है और फिर हमारा एग्ज़ाम नहीं निकले तो हमें बुरा लगता है। बट दैट डजेंट मीन कि दैट इज़ द एंड ऑफ योर लाइफ। ये समझो कि ये नहीं, सो आई माइट हैव समथिंग बेटर देन दिस। मेरी लाइफ में कुछ और इससे ज़्यादा बेटर लिखा हुआ है, आई विल वर्क ऑन दैट। नॉर्मली बस वहाँ से निकलो और अपने दूसरे रास्ते को खोजना शुरू कर दो। डिमोटिवेट फील हो रहा है, पेरेंट्स के पास जाओ, बात करो, हेल्प लो। फ्रेंड्स के पास जाओ, उनसे बात करो, उनसे हेल्प लो। अगर किसी से भी बात करने का मन नहीं हो रहा है, मैं थोड़ी सी रिलीजियस हूँ तो मैं ये बिलीव रखती हूँ कि अगर आपको किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी गॉड में भरोसा रखते हो, आप वहाँ जाओ, वहाँ बैठो, अपनी परेशानी बोलो, यू विल फील बेटर। अपने मन में बात रखने से बेटर है आपका जो भी है जस्ट लेट इट आउट, बोल दो, आपको अच्छा फील होगा। अगर आपको कभी भी एक सेकंड को भी ऐसा थॉट आता है कि बस मैं ऐसा अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ, मत करो ऐसा। जाके किसी से बात कर लो, बस वो एक सेकंड का थॉट पॉज दे दो कि थोड़ी देर बाद कर लूँगा, जाके किसी से बात कर लो, वो सिर्फ इमीडिएट है। मैं इसी चीज़ पे आ रही थी प्रियांशी। मेरे शो पे एक बहुत ही रेनाउंड गेस्ट आए थे, रसराज जी महाराज से मेरी बात हो रही थी। तो मैं नीचे उनके साथ ऑफिस के नीचे गई तो उनसे बात हो ही रही थी, तब तक एक व्यक्ति आते हैं, वो उनसे मिलते हैं और वो उनका हाथ पकड़ करके इमोशनल हो जाते हैं और वो उनसे शेयर करते हैं कि मैं ऑलमोस्ट आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड। ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, मैं बताना भी चाहूँगी और ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ आपसे बातें करते करते ये मौका पड़ा है कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ ही बात बिल्कुल रियल लाइफ इंसिडेंट है जो शेयर करना चाहूँगी। कि उनसे बात करते करते उस व्यक्ति ने बोला कि मैं इतना हैरान, मैं इतना परेशान हो गया था, हताश हो गया था अपनी लाइफ से, मैंने गिव अप कर दिया था चीज़ों पे और मैं ऑलमोस्ट मैंने सुसाइड की सारी तैयारियाँ कर ली थी। मैंने वो फंदा भी तैयार कर लिया था और सब तैयारी कर ली थी, मगर मैंने उसको YouTube खोला ये देखने के लिए, क्योंकि YouTube फॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं जो आपके बेहतरी के लिए भी होती हैं और आपके नुकसान के लिए भी होते हैं। अब आपको कोई चीज़ दे दी गई है, अब आप उसको कैसे यूज़ करते हैं वो आपके विवेक, आपके विजडम, आपके स्मार्टनेस के ऊपर है, आपके माइंड के ऊपर है, आप इसको किस चीज़ को किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। उन्होंने वो खोला और उन्होंने कहा मैं देख रहा था कि किस पोजीशन पे अगर मैं हैंग करूँगा खुद को तो मुझे कम दर्द होगा। कहते तब तक मैं देख ही रहा था, तब तक गलती से आपका लो-फाई म्यूज़िक मुझसे क्लिक हो गया जिसमें आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ इस वक्त, जैसा आपने बोला इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, उस वक्त डिस्ट्रैक्शन की बात मैं कर रही हूँ। उसने कहा गलती से मेरे से वो क्लिक हो गया। जैसे ही मैंने आपका वो भजन सुना, वो म्यूज़िक सुना, मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया और मुझे अपने आप से कहता मैंने 3 दिन
अपने आप को बंद कर रखा था कमरे में, और मैं लगातार आपका वो भजन और जो आपने जो अपने सुंदरकांड कहा है, आपने हनुमान अष्टक पढ़ा है, आपने हनुमान बाहुक पढ़ा है, मैंने सब ध्यान से सुना 3 दिन तक। और फिर मुझे बाद में बड़ा अफसोस होने लगा कि मैं क्या करने जा रहा था। मैंने वो सब हटाया, मैं 3 दिन तक निकला नहीं घर से, फैमिली से अलग वो लड़का रहता था। कहता आप यकीन नहीं मानेंगे, जो भी मेरा रीज़न रहा हो, मैं बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा हूँ और बहुत वेल टू डू वो लड़का लग रहा था। मतलब उसको देख करके लगेगा नहीं कि शायद ये डिप्रेशन का शिकार हो। वो इतना इमोशनल हो गया, तो उसने बोला कि ये लाइफ मैं आपको डेडिकेट करता हूँ। तो ही वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। उन्होंने बोला नहीं, आप किसी बेहतरी काम के लिए ऑब्वियसली आप रुके हो, तो फाइंड अ पर्पस इन योर लाइफ। इंस्टेड ऑफ थैंकिंग पीपल अराउंड, फाइंड अ पर्पस टू योर लाइफ। तो मैं यही चीज़ अब आपसे पूछती हूँ, वो जो एक्ट होता है पूरा एज अ साइकोलॉजिस्ट, उसको परफॉर्म करने में कितना दिन, कितना दिमाग और क्या रहता है? क्योंकि हम लोगों ने तो ये सुना है कि कुछ सेकंड्स की बात होती है, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आप हो गए, और वो सेकंड में किसी ने नॉक भी कर दिया दरवाज़ा तो भी आप डिस्ट्रैक्ट। मुझे समझाइए आप। क्या होता है ना कि ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है। अटेम्प्टिंग अ सुसाइड इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस। आप धीरे 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 अंधेरे में जाते जा रहे हो, तो आपका माइंड वैसे ही हो रहा है। और क्यों हो रहा है? जनरली जो लोग बहुत पढ़ाई करते हैं या बहुत वो, तो वो एकदम नॉर्मल दुनिया से अलग हो जाते हैं, सोशल होना बंद कर देते हैं, सारी चीज़ें बंद कर देते हैं, सिर्फ किताबों में घुसे रहते हैं। तो जनरल लोगों की भी बात कर रही हूँ, जनरली भी स्टूडेंट्स की ही बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, ऐसा पर्सन जो प्रोफेशनल्स हो, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। तो जनरली भी लोग ना हो सकता है बातें भी कर रहे हो वो, बट अपने मन की बात नहीं बोल रहे हैं कि उन्हें जेन्युइनली क्या फील होता है। एक होता है मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हाउ आर यू, आप बोलोगे आई एम फाइन, बट रियलिटी क्या है, आर यू रियली फाइन? तो ये चीज़ हम सिर्फ अपने क्लोज वन से, या तो हमारे बहुत खास फ्रेंड्स हैं हम उन्हें बता पाएंगे, या हो सकता है हमारे भाई बहन हैं हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो कोई भी है, अगर किसी को इस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं धीरे धीरे, आप बहुत डिप्रेस हो चुके हो बट आप समटाइम्स आप सामने नहीं दिखा रहे हो, तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, जस्ट वन स्टेप, कि आप जाके किसी से बात करो, अपने मन की बात शेयर करो। आपका जो भी प्रॉब्लम है ना, आधा वहीं सॉल्व हो जाएगा। तो इंस्टेंट ऑफ कीपिंग इन योर माइंड एंड बिल्डिंग वट एवर, जो भी हमारे दिमाग में ख्याली पुलाव चल रहा है, उससे बेटर है कि हम डिस्कस कर लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन डिस्कशन तो ठीक है, एक चीज़ हो गई। एक और चीज़ मैंने सुनी थी कि जैसे किसी के मन में ऐसा थॉट आ रहा है सुसाइड का, तो आप कोई कुछ अच्छी चीज़ खा लो, जैसे आप चॉकलेट कंज्यूम कर लो ना। चॉकलेट कंज्यूम करने से क्या होगा? हाँ, हैप्पी हार्मोन्स, डोपामिन रिलीज होगा और आपका जो फीलिंग ऑफ डिप्रेशन है वो कम हो जाएगा। मगर ये बात सच्ची है कि कुछ सेकंड्स का ही वो होता है, जब आप अटेम्प्ट करते हो तो उस सेकंड्स में आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो हाँ, तो आपकी पूरी लाइफ बच सकती है। और क्या उसी होगा सेकंड में आपको डिस्ट्रैक्ट उसी करना है, सेकंड उसी सेकंड में आपको डिस्ट्रैक्ट करना है हाँ, खुद। और दैट इज़ द रीज़न कि हम हमेशा ये बोलते हैं कि आप कभी भी, और मैं भी यही मानती हूँ कि स्टूडेंट्स को ना, स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, किसी को अकेले नहीं रहना चाहिए। हमेशा आप किसी के साथ रहो, कभी अकेले मत रहो, क्योंकि हम जब अकेले रहते हैं ना तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने मन में रख लेते हैं। तो हमेशा किसी के साथ रहो, स्पेशली बच्चे, छोटे बच्चे जिन्हें हम हॉस्टल भेज देते हैं पढ़ने के लिए, तो मत भेजो। या तो कोई अच्छा, उनका बहुत अच्छा खास फ्रेंड उनके साथ रहना चाहिए, या इवन पेरेंट्स अपने बच्चों को अकम्पनी कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आजकल कंपटीशन के पीछे उन्होंने इतना भगा दिया है ना बच्चों को कि नहीं, तुमको तो डॉक्टर ही बनना है, तुमको तो इंजीनियर ही बनना है, तुमको सरकारी नौकरी ही लेनी है। तो वो प्रेशर बिल्ड हो जाता है बच्चों पे कि मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च किया है, इतनी मेहनत करी है, तो मैं कैसे ये चीज़ नहीं कर पाया, और उस गिल्ट में आके वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच प्रियांशी। बहुत सारी चीज़ें इस शो पे ऐसी थी, इस एपिसोड पे ऐसी थी कि जो वाकई में बहुत नई थी। फॉरेंसिक साइंस को लेकर के, क्रिमिनल साइकोलॉजी को लेकर के मैंने आज तक मंथन पे इस तरीके का डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन बहुत अच्छा ये डिस्कशन रहा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी ये जो इंटरव्यू है वो बहुत ख़ास रहा होगा, बहुत कुछ सोचने समझने के लिए मिला होगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू वंस अगेन प्रियांशी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।